आप सभी से मैंने परिचय लिया। उसके पीछे का कारण यही था कि कुछ चीज़ें यहाँ की जानकारी हो, क्योंकि बीमार कोई और है, बीमारी कोई और है और दवा कोई और लगा के चले जाएं तो फायदा नहीं। एक्चुअल में जो भिक्षु होते हैं या फिर भिक्षुओं को या तो फिर जितने भी धर्म के जो भी अपने अपने सन्यासी हैं, उनका काम एक डॉक्टर की भांति और एक गुरु की भांति होता है। लेकिन वो काम बीमार का इलाज करने की जगह पे उसे बीमार करने पे कर रहे हैं, वो अलग बात है। जैसे डॉक्टरों का हाल है, अभी इलाज करने की जगह पे वो बीमार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा काम है इलाज करना समाज का, तो उसके लिए बीमारी भी पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हैं। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में आपके छपरा में रुका हुआ हूँ। 14 अप्रैल 2025 से मेरी यात्रा शुरू हुई है और पूरे भारत में मैं मैत्री भावना स्थापित करने के लिए मेरा उद्देश्य है। क्योंकि अगर इंसान इंसान एक है तो फिर एक दूसरे के बीच में फ्रेंडशिप क्यों नहीं हो सकती। इतने ज़्यादा संगठन, पहले तो कुछ पॉइंट आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को आप लोग मानते हैं तो 3 पॉइंट जो उन्होंने अपने दिए उसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद धर्म की तरफ हम लोग निकलेंगे। पहला ही है शिक्षित बनो, दूसरा है संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। अब इन 3 चीज़ें सारे बैनरों पे लिखी हुई मिल जाती है और स्टेज से बोलते हुए भी लोग मिल जाते हैं। लेकिन अगर असल मायने में अगर शिक्षित बनो की देखने जाएं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने शिक्षित बनो किसे कहा था, उनका जो कथन था माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज के लिए होना चाहिए, मतलब समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसे क्या रख दिया, माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का जो महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उन्नति के लिए है, मेरे करियर के लिए है, मेरे जॉब के लिए है। अब यहीं से चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती है, यहीं से चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती है कि लोगों को लगता है कि ये शिक्षा आखिर में हमने तो प्राप्त किया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने तो कहा है शिक्षित बनो, लेकिन हम तो शिक्षित हो ही गए हैं, हमारा काम हो गया, हमारा तो काम हो गया ना। और यही चीज़ तो हुआ है और लगातार मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। बड़ा लोग कह रहे हैं मुझे अलग अलग जगहों पे कि भंते जी पहले से ज़्यादा संख्या तो बढ़ गया है ना, पंचशील का झंडा लग गया है ना, नीला झंडा लग गया है ना, और क्या चाहिए। एक चीज़, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जब बोला गया था तो उन्होंने एक लाइन उस समय कहा था कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, वो गांधी के टीम को उन्होंने कहा था कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो वो देश की आज़ादी के लिए है, मतलब फ्रीडम ऑफ द कंट्री, और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है, देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी की लड़ाई। और आप लोग कौन सी आज़ादी लड़ाई लड़ रहे हो, देश की आज़ादी की लड़ाई, और मैं लड़ रहा हूँ देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी की लड़ाई। दोनों अंतर है ना। अब जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि नीले झंडे तो लग रहे हैं ना, उनके लिए ये जवाब है। तो अभी मैं वही बता रहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने उस समय जो बातें रखी, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी, उसी तरीके से 2 चीज़ें फिर आधुनिक भारत में आई हैं कि जब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का बात किया गया, आपने सुना होगा BJP की पॉलिसी आई थी अभी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री,
वो उसी तरीके से था जिस तरीके से गांधी के समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कहा गया था फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो फ्रीडम ऑफ द कंट्री और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब देश की आज़ादी और देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी, दोनों अलग अलग है। उसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री दोनों अलग अलग है। क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ द कंट्री हुई, देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी, देश की आज़ादी मिली, 1947 को देश आज़ाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आज़ाद नहीं हुए। अगर सब आज़ाद रहते तो फिर दुख कहाँ होता। क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ, भले लोगों को कैसा भी लगे, लेकिन सबसे बड़ा झूठ है कि हम आज़ाद हुए हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री हुआ है ना, देश की आज़ादी हुई है, देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी थोड़ी हुई है। इसीलिए सारे लोग नहीं है, इसीलिए जो स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया जाता है वो सरासर झूठा शब्द है। स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या है? अगर वो स्वतंत्रता है तो फिर परतंत्रता क्या होती है? एक्चुअल में जो चीजें हमें मिली है या समाज भारत के लोगों को मिला है वो स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है। स्वतंत्रता वो होती है जो स्वयं की होती है, और परतंत्रता वो होती है जो दूसरे द्वारा आपको दी गई है। मतलब दूसरे द्वारा दी गई आज़ादी को परतंत्रता कहते हैं, और जो स्वयं को मिला हुआ आज़ादी होता है उसे स्वतंत्रता कहते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी ने आज़ाद किया है, आज़ादी दिया है, तो वो देने वाला आपसे ले भी तो सकता है। दिया है तो ले भी तो सकता है। अगर आपने मेरे से बाइक लिया है, अगर मैंने आपको बाइक दिया है तो आपसे बाइक ले भी तो सकता हूँ ना। देने का अधिकारी हूँ तो लेने का भी अधिकारी हूँ। लेकिन अगर बाइक आपका अपना हो, तो स्वयं का हो, तो मैं लेने का अधिकारी होऊंगा? क्योंकि वो आपका स्वयं का है, तो उसको तो लेने का अधिकारी मैं नहीं रहूंगा। लेकिन अगर किसी ने दिया है आपको तो फिर तो वो ले भी सकता है। तो स्वतंत्रता जो होती है वो स्वयं की द्वारा मिलती है, और परतंत्रता दूसरे द्वारा जो आज़ादी मिलती है उसे परतंत्रता कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जो मिली है वो परतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं। अगर होती तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत ही ना होती। यहाँ बैठते क्या हम लोग? क्यों बैठने की जरूरत पड़ रही है? क्यों लड़कों को एकजुट होने की पड़ रही है? क्यों? कौन है हमारा दुश्मन? ऐसा कौन है, ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ना? अंग्रेज तो है नहीं भारत में, हाँ? फिर है क्या? हम अपने ही देश में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी अभी एक घटना आया है जिसमें मर्डर हुआ है, और उसमें भूत प्रेत की नाटक करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये सब? ये बात अगर इंटरनेशनल लेवल पे चला जाए तो भारत तो ऐसे ही बदनाम है, मजाक का पात्र है। अभी और मजाक का पात्र बन जाएगा कि अब घोस्ट लोग आकर के मर्डर कर रहे हैं। इतना महान देश हो गया है ये। तो उसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, अगर हम डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री किसे कहते हैं? लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट करेंगे देश का। ठीक है, देश का विकास करोगे ना, तो देश का विकास करने के लिए क्या क्या किए? तो एयरपोर्ट बनाएंगे, 8 लाइन 6 लाइन हाईवेज बनाएंगे, यही करेंगे ना। मेट्रोज बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन बात तो ये है कि 80% आबादी 8 लाइन पे चलने लायक कहाँ है? क्योंकि 8 लाइन पे आपको रूल्स शायद पता हो या ना हो, 8 लाइन 2 व्हीलर्स के लिए बना हुआ नहीं, 3 व्हीलर्स के लिए बना हुआ नहीं है कि उस पर टोटो चला सकते हैं कमाने के लिए। आप उस पर छोटी गाड़ियां नहीं चल सकती, ना आप उस पर अपना ठेला चला सकते हो, ना उस पर अपना साइकिल चला सकते हो, ना उस पर बाइक चला सकते हो, ना अपना टोटो चला सकते हो। तो आपके लिए है ही नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो है। अब वो 8 लाइन किसके लिए है? वो तो सारे के सारे बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उपयोग के लिए, उसके फायदे के लिए है ना। अरे भाई, जो लोग के घर में बाइक नहीं है वो एरोप्लेन से कहाँ से जाने वाले? हाँ, कितने लोग एरोप्लेन में बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, हाथ उठाइए। कोई नहीं बैठा है।
तो आपके लिए वो एयरपोर्ट बन गया तो आपके लिए विकास कैसे हो सकता है? हाँ, पटना से दिल्ली गया था अभी थोड़े महीने पहले। तो आपके लिए विकास कहाँ से हो सकता है? वो तो एक दिन चले गए, कभी कभार आदमी चला जाता है शौक पूरा करने के लिए। हम भी 2 बार बैठे हुए हैं। हमारा बंदे सिर्फ शौक ही पूरा हो सकता है, वो भी ये देखने के लिए कि हाँ पुणे से दिल्ली 2 बार गए हैं बस। लेकिन वो तो हमारे लिए रेगुलर चीजें है नहीं कि हम उसको विकास कहने जाएं। हमारा विकास तो मेरा ट्रेन हो, ट्रेन में तो इतना मस्त हो गया है कि पहले जो स्लीपर का हाल था वो 3rd AC का हो गया है। जो जनरल का था वो स्लीपर का हो गया, और जो स्लीपर का था वो 3rd AC का हो गया है। शीशा तोड़ के बाहर से घुसना पड़ रहा है। तो हमारे लिए तो विकास जब होगा जब हमारे लिए ट्रेन की सुविधाएं खुलेंगी। मेट्रो तो भाई बिहार में है नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो हो रही है। अगर हम देखें कि भाई साहब के पास 100 करोड़ रुपया है, और जो CA है जो बनाता है सारा बजट को देखने के लिए अकाउंट्स को, तो वो यहाँ पे लोग गिनेगा। हाँ 20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 20 तो निकल के आया जो भी। लेकिन क्या वो पैसा सच में सबके बराबर बराबर है क्या? हाँ है क्या सबका? लेकिन पेपर पे तो जो बनता है, डाटा आती है, उसमें तो देश का जो GDP आता है वो तो सारा का सारा मिला करके आता है। उसके अनुसार तो 8 से 10 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आए है क्या? हाँ ऊपर से नीचे ले बढ़ते चल आता है। समझे नहीं अभी आप? बंटने की बात ही नहीं, वो बंटता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं उसमें भागा दिया जाता है। देश की आय को पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, भागा दे दिया जाता है। पैसा देने के लिए नहीं, डाटा तैयार करने के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना है। लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति के पास सारे के सारे पैसे। इसको अगर व्यक्ति अमीर है तो अंबानी, अडानी, बिरला को दिखाकर, टाटा को दिखा करके दुनिया को दिखाया जा रहा है कि वो 4थे नंबर की इकोनॉमी है। अभी डाटा आया ना, 4थे नंबर की इकोनॉमी हुई। तो उसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गिने चुने के लोगों के पैसों को दिखा करके देश को अमीर। हाँ देश अमीर है। मतलब कुछ लोगों के पास पैसे हैं और उनके पैसे को दिखा करके देश को अमीर दिखाया जा रहा है। व्यक्तिगत अमीर व्यक्ति को दिखा करके देश को अमीर दिखाने की कोशिश की जा रही, वो है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश का विकास हो रहा है, तो डाटा पे तो देश का विकास हो रहा ना, 4थे नंबर पे है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये है देश की सच्चाई। तो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ना होकर के डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री होनी चाहिए। देश में जो लोग हैं, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश में रहने वाले लोगों की विकास होना चाहिए था। देश का विकास करके क्या कर लेंगे? हो सकता है चुनिंदा 150 करोड़ आबादी है, तो हो सकता है उसमें से 1 लाख लोग के पास अरबों रुपया की संपत्ति हो जाए, और इतना हो जाए कि वो नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, भारत नंबर 1। लेकिन उससे भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाने वाला है उससे? भारत दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री हो जाए तो उससे भी क्या हो जाएगा? क्योंकि वो तो है 1 ही लाख लोगों के पास ना, तो सिर्फ उसका फायदा उस 1 ही लाख लोग को होगा, बाद बाकी को तो नहीं होगा। और भारत की जो जनसंख्या है वो तो 150 करोड़ है। तो 1 लाख लोगों को हो जाए तो उससे क्या, 149 करोड़ 99 लाख लोगों का क्या? वो तो ऐसा ही है। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री होना चाहिए। देश में रहने वाले लोगों का विकास होना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसीलिए ये बातें मैंने इसलिए बताया कि जो व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, कुछ लोग मुझे मिले, बौद्धिस्ट मिले, बौद्धाचार्य मिले, भंते लोग मिले, या फिर और बाकी संगठनों के लोग मिले मुझे, बुद्धिस्ट संगठनों के लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं मतलब ठीक है, लेकिन नीला झंडा और पंसील झंडा के लोगों की संख्या तो बढ़ी है ना। लेकिन बढ़ी हुई संख्या के लोगों का हक भी तो नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द बुद्धिज्म नहीं हुआ है। झंडा लग गया,
लेकिन झंडा ढोने वाले लोगों की तो हालत वैसे ही की वैसे ही है। वैसी है। वो नंगे पुंगे पहले भी थे और अब अभी थोड़ा सा नीला झंडा पहन करके नंगे पुंगे है। अब झंडा के तले हैं, पहले बिना झंडा के थे। हाँ, तो वहां पे एक बात मैंने बोला था कि वो लोग बोल रहे थे क्या आपको क्या लगता है कि समाज में लोग अच्छे नहीं हुए हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दूसरी बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कही थी कि आज मैं अपने दम पे मैंने इतना ज्यादा बदलाव किया है, जब इस समाज में 1000 वकील, 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर हो जाएंगे तो इस समाज का तख्ता पलट हो जाएगा। आज 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर, 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर, 1 लाख से ज्यादा वकील हो गया है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? स्थिति लोग मुझे कह रहे हैं क्या शिक्षित नहीं होने चाहिए? मैंने बोला शिक्षित ना हो चलेगा, शिक्षा जब से हुआ है तब से तो और ज्यादा दिक्कत आ गया है। जब शिक्षित नहीं थे लोग उस समय लालू की पार्टी थी बिहार में, ओबीसी SC ST की पार्टियां थी, ओबीसी की कम से कम सत्ता में तो थी, वहां पे कम से कम मायावती की सत्ता में, मतलब अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी कौन कौन है मुख्यमंत्री आपका? वो तो आपका ओबीसी SC ST का तो आइडियोलॉजी का नहीं, जो जिस आइडियोलॉजी से आप लोग है। यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए, जितने ज्यादा शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही उतना ही ज्यादा एजुकेशन का चार्ट ऊपर बढ़ रहा है, तो समाज का चार्ट नीचे क्यों गिर रहा है? कभी इस पे सोचा आप लोगों ने? कि शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर समाज का उत्थान होने की जगह पे और गिरावट क्यों आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या बताएं हम, अभी आगे बताएंगे और चीजें इसमें। तो ये शिक्षित बनों को लेकर के लोगों ने इस तरीके से कर रखा है, कारण है कि उन्होंने माई एजुकेशन फॉर माई करियर की चीजें समझी कि मेरे शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी उन्नति के लिए करूंगा, स्वयं के लिए। जबकि उन्होंने बोला माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, समाज के लिए होना चाहिए। अब बात यह है कि शिक्षा का मतलब हमें क्या समझ में आया है? शिक्षा कारण मैं नहीं मानूंगा कि समाज इसके बारे में कारण है, शिक्षित लोग भी इसका कारण। कि शिक्षा एक प्रकार की बताई गई है अभी तक यहाँ पे, वो है स्कूली शिक्षा। दूसरी शिक्षा भारत में दी ही नहीं जा रही है, वो है नैतिक शिक्षा। 2 तरह की शिक्षा होती है और इन दोनों में से एक शिक्षा दिया जाता है, दूसरी शिक्षा नहीं दी जा रही है। एक शिक्षा स्कूली शिक्षा मिल रही और स्कूली शिक्षा नैतिक शिक्षा न मिलने का पीछे का क्यों नहीं मिल रहा है? और इसके न मिलने से, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा कि नैतिक शिक्षा होता क्या है और इसको हो जाने से क्या होगा, नैतिक शिक्षा मिल जाने से होगा क्या? तो नैतिक शिक्षा मिल जाने से ये होगा कि 2 घटनाएं अभी बता रहा हूं यहीं की, आप लोग की तरफ हर जगह जो होता है, एक और एक गोपालगंज, क्योंकि वहां भी मैंने लगभग 20 दिन गुजारे हैं तो थोड़ा कुछ जानकारियां वहां से भी एकत्रित किया। एक गोपालगंज में, नाम नहीं बताएंगे, है तो बौद्धिस्ट ही और है शेड्यूल कास्ट के ही, और अपने आप को बुद्ध के प्रचारक और अम्बेडकर मिशन के बहुत बड़े भक्त कहते हैं, वकील है गोपालगंज कोर्ट में। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों भाई वहां पे गए उनके पास में, एक एक करके बाहर मिलने के लिए गए। तो एक भाई को बोल रहे क्या कि तुम्हारा भाई का हिम्मत कैसे हुआ तुमको मार दी, लगाओ केस लगाओ, करो FIR उसके ऊपर। FIR करवा दिया उस पर और फिर दूसरा भाई को भी फिर बुला लिया, देखो तुम्हारा भाई ये FIR कर गया, अगर तुमको केस जीतना है तो उस पर और बड़ी धारा लगवानी होगी और एक एक धारा के 10-10, 20-20 हजार रुपए लगेंगे धारा लगवाने के, क्योंकि धारा बिकती भी है अभी। पता नहीं, अब वीडियोस में देख करके केस मेरे ऊपर भी हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें है कि धारा भी बिकती है। कौन सी धारा कितनी मजबूत लगवानी है उसके भी रेट होते हैं, धारा हटवाने के भी 10-10, 20-20 हजार रुपये लिए जाते हैं एक धारा के, और धारा लगाने के भी 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपये लिए जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने प्रत्यक्ष तौर पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने से मेरा अनुभव है
अब हर जगह तो वीडियो कैमरा लेकर के घूम नहीं रहा हूँ कि पुलिस की वीडियोस बना लूँ, लेकिन ऐसी चीजें चल रही हैं पूरे भारत में। तो लगा दिया, अब दोनों भाई जमीन बेच करके झगड़ा लग करने में लगा हुआ है। जमीन बेच करके दोनों का कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एक व्यक्ति ने, वहाँ सामाजिक व्यक्ति ने जाकर के बोला कि आपने ऐसा जो किया क्या सही किया? तो वो बोल रहा है कि क्या करे, यही तो धंधा है वकीलों का। दूसरी, आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप डिलीवरी का समय आता है महिलाओं के, तो लोग सोचते हैं कि चलो अपना अपना समाज का व्यक्ति है, उसके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जाते तो है अपने समाज और जाति का देख करके, अपने बिरादरी का देख करके, लेकिन वो भी अपने नर्स से और कंपाउंडर से पूछता है, अच्छा नॉर्मल है केस की थोड़ा क्या है? तो भी बोल देता है कि नॉर्मल। बोलता ठीक है, दो चीजें, या तो दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगा दो, तो उससे क्या होगा कि पेन ज़्यादा होगा। पेन ज़्यादा होता है तो गार्जियन को बोला जाता है, देखिए लड़की को दर्द ज़्यादा हो रहा है, बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है, तो जल्दी से सीजर करना है। और नहीं तो पेन कम करने वाला दे दिया जाता है, जिससे कि पेन पूरी तरीके से गायब हो जाता है और हिलती डुलती नहीं है, चिल्लाती नहीं है। तो फिर नर्स और डॉक्टर लोग जा करके बोलता है गार्जियन को, देखिए लड़की हिल भी नहीं रही है, कहीं बच्चा पेट में मर तो नहीं गई, जल्दी चीर करके देखना होगा। दो चीजों से चीरा लगाया जाता है। तीसरे घटना, जानबूझ करके कोई पट्टी में या रुई में पीला कलर का वो लोग क्रीम लगा देता है और बोलता है बच्चा ने पेट में ही पोटी कर दिया है, जल्दी निकालना होगा। तो ये भी चीजें, तीसरी चीजें भी मैं बता दे रहा हूँ। और ये वीडियो जानबूझ करके करता हूँ ताकि आप लोग के साथ साथ और भी लोग सुन सके एक ही चीज को, क्योंकि जागरूक तो सबको करना है। ये चीजें करके वो जो 5,000 में इलाज होने वाला था वो अब 50,000 में होगा। कौन है वो लोग? ये है पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। इसीलिए बात आती है कि शिक्षित होने से नहीं होता है, नैतिकता होनी उतनी ही जरूरी है। और नैतिक शिक्षा भारत में नहीं दी जाती, नैतिक शिक्षा भारत में नहीं दी जाती। उसके एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं कि कोई अलग से एक सब्जेक्ट हो जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाया जाए। और इसीलिए मुझे निकलना पड़ा है घर से। अब चूंकि नैतिक शिक्षा को लेकर के ये बातें बताया गया है साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के द्वारा, कि 5 साल की आयु तक 70% दिमाग का विकास हो जाता है। 70%। अब 70% उसके दिमाग में जितनी बातें डाली जाएंगी उतनी ही बातें वो आगे इन फ्यूचर करने वाला है, क्योंकि आगे वो 30% ही ग्रोथ करेगा। 70% उसका 5 साल की उम्र तक हो चुका है। तो 5 साल तक वो बच्चा रहता कहाँ है? सवाल ये, कहाँ रहता है? मम्मी पापा के पास, घर में रहता है। तो वो जो भी चीजें सीखेगा आप कहाँ से सीखेगा? गार्जियन से ही सीखेगा। अब जो बच्चा है वो देखता है कि हर छोटी छोटी गलतियों पे मेरे माँ बाप मुझे डांट रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों पे डांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे गार्जियन करते होंगे वो गलत नहीं करते होंगे। मतलब वो जो हरकत करते होंगे वो सही होगा, क्योंकि जो हमें गलत करने के लिए डांट रहा है वो तो खुद गलत नहीं कर सकता है। अब वो देखता है अपने पिता को खैनी बनाते हुए, अपने पिता को, दादा को, चाचा को, पापा को, बड़े पापा को, छोटे पापा को, मझले पापा को, बड़े पापा, कौन कौन से है वही जाने। तो उनको देखता है वो खैनी खाते हुए, दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, गुटखा खाते हुए, ताड़ी पीते हुए। अब जो वो चीजें देख रहा है उसे भी तो अंदर से मन करेगा ना कि हम भी करें। जो काम मेरे पापा कर सकते हैं वो काम तो अच्छा ही होगा। पापा दादा चाचा लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही तो काम करते होंगे ना। 5 साल का बच्चा वो आपके बारे में गलत नहीं सोचता है कि माँ बाप जो कर रहे हैं, दादा दादा कर रहे हैं, दादा पापा कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे होंगे। तो वो क्या करते हैं कि जो काम दादा चाचा पापा कर रहे हैं, चलो हम भी अभी से ही शुरुआत करते हैं। तो वैसे बच्चे बड़े होकर के अपने ही पिता के चुनौती में से खैनी निकालते, नहीं तो अपने ही
पापा के बंडल, बीड़ी के बंडल में से बीड़ी गायब करते हैं, नहीं तो सिगरेट गायब करते हैं, नहीं तो गुटखा का पैकेट गायब करते हैं। या पापा दारू घर में रखे हुए हैं तो एक पाक पैक मार करके पानी मिला के रख देते हैं, तो पापा को पता नहीं चलेगा। खैर अभी अपने आप सब बैन है। तो वो नाम के लिए बैन है, हमने देखा है कितना बैन है। एक शादी में मुझे बुलाया गया था, एक कार्टून दारू पुलिस वाले ही मांग करके लेकर गए, और वो लोग उसी शादी में पिए भी है और नाचे भी। वो कहीं और की घटना नहीं, यही बिहार की ही। तो वो चीजें सीख कहाँ से रहे हैं? ये सारी चीजें घर वालों से। जुआ खेलना घर वालों से, झूठ बोलना, लोग बोलते हैं बड़ा होकर के जब बच्चा झूठ बोलता है तो लोग बोलते हैं झूठ बोलना कहाँ से सीख गया। अच्छा, कर्ज लेकर के बैठे हुए हो बैंक से, या किसी दूसरे से जुए में हारे हो, या दूसरे से कर्ज लिए हो, तो जब घर पे ग्राहक आता है, कर्जदार आता है लेने के लिए, तो अपने बच्चे को नहीं बोलते हैं बोल दो बाहर में, पापा घर में नहीं। कौन सिखा रहा है उन्हें झूठ बोलना? गार्जियन सिखा रहा है। घर से ही वो सारी चीजें सीखता है, बाहर से नहीं सीखता। इस तरीके से उसके आचरण का विकास हो रहा है, इस तरीके से उसके आचरण का विकास हो रहा है। और जब वो लड़का बड़ा होकर के शराब पीने लग जाता है, जब वो लड़का बड़ा होकर के दारू और गांजा पीने लग जाता है, तब आरोप लगने क्या लग जाते हैं कि संगत में बिगड़ गया है। भाई जब तक वो आपसे देखा ना होता तो उसकी इच्छा कहाँ से होती? होती क्या? नहीं होती। आगे इसको लेकर के और अभी बातें जानेंगे। तो इस तरीके से आचरण का बिगड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ महिलाएं क्या कर रही हैं कि थोड़ा सा तबीयत खराब नहीं हुआ कि लेकर के उसको ओझा के पास, तो पंडित के पास, तो मौलवी के पास पहुंच जाती है, थोड़ा सा भी तबीयत खराब होने के लिए। तो बच्चा छोटा सा ही देख रहा है कि मेरी जब भी तबीयत खराब हो रही है तो हम डॉक्टर के जगह पे ना जाकर के इसके पास जा रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे बचपन से ही अंधविश्वासी होता हुआ चला जाता है। यहाँ से भी उसके आचरण में ये चीजें आ रही हैं। दूसरी, महिलाओं द्वारा एक गलती किया जा रहा है कि भारत में ये बिहार की जो परंपरा है विवाह की, इसमें एक चीज किया जा रहा है, लगातार मैं देख रहा हूँ। एक जगह शादी में मुझे बुलाया गया था कि 8-10 गांव के लोग आने वाले हैं, तो वहां पे देशना दीजिएगा। अब मैं देशना देने के लिए बैठा तो था, लेकिन उस स्टेज पे महिलाएं आकर के छेक ली, और मिर्जा गालिब की इतनी बेहतरीन बेहतरीन शायरियां गाली में पिरो करके बोल रही थी। तो मैंने अगले दिन महिलाओं से पूछा कि आप लोग जो गाली दे रही थी, बच्चे कान में रुई लगाए हुए थे? बोले नहीं, काहे ऐसे बोल रहे हैं? मैंने बोला कल चल कर जब गाली देने लग जाता है तो इल्जाम तो लगाने लग जाते हैं कि फलानवा का बेटवा बिगाड़ दिया है, संगतवा तो फलाना का बेटा का हो जाता है ना, आरोप फलाना का बेटा पे लग जाता है। तो ये सारी चीजें उसके आचरण को बिगाड़ने का काम बचपन से ही किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी चीजें सबसे बड़ी, और खास करके मैं ये बातें आप लोग के पास बोलने के लिए स्वतंत्र हूं अभी, क्योंकि इसमें महिलाएं नहीं, बहुत सारी ऐसे घटनाएं भी हैं। आप विदेश के जो कल्चर कि जब बच्चा 1-2 साल का होता है, 1-2 साल का, उसको उसी समय से अलग रूम दे दिए जाते हैं। बच्चे का अलग रूम कर दिया जाता है और माँ बाप के रूम अलग रहते हैं। हम पहले देखा करते थे जियोग्राफिक पे, नेशनल जियोग्राफी पे और डिस्कवरी चैनल पे, चाइल्ड को जो पालने का जो तरीका है उस पे दिखाता था। आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। नेशनल जियोग्राफी पे दिखाता था कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए, ये भी सिखाया जाता था। तो मैंने उसी पे देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था उस समय कि आखिर में इतनी ज्यादा निर्दयी माँ कैसे हो सकती है। उस समय हमको बड़ा बुरा लगता था, गलत लगता था वो चीजें। इतना निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को दूसरे रूम में छोड़ करके सारा कुछ करती है, खिलाएगी पिलाएगी, लेकिन उसका रूम अलग रहेगा। मुझे उस समय समझ में नहीं आया, अब समझ में आता है। और भारतीय परंपरा और गांव की परंपरा को देखते हुए, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में ही बातें करता हूँ, पर्सनली भी बातें करता हूँ। ग्रुप हो गया, उसके बाद ग्रुप में जैसे अभी चल रहा है हो गया,
कोई कोई लोग मुझसे पर्सनली भी बातें करते हैं, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस वो मुझसे शेयर करते हैं। इन दोनों बच्चियों को भेज दीजिएगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस वे लोग शेयर करते हैं। ठीक हुआ कि बंद कमरे में आ गए हम। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ पे मुझसे बहुत लोग, लड़के हो या लड़कियां हो, महिलाएं, सारे के सारे। क्योंकि बीमारियां जो है खुल करके कोई बताता नहीं है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाकर के बीमारी बताते हैं, वैसे ही मेरे पास भी बताते हैं, क्योंकि हम भी इलाज करते हैं। हमारा पूरा का पूरा इलाज यहाँ से करने का है, क्योंकि मेडिटेशन भी कराते हैं, थेरेपीज भी देते हैं मेंटल। तो कभी शिविर होगा तो उसमें कराएंगे, पता चलेगा, बट यहाँ पे तो अभी नहीं कराएंगे, यहाँ सिर्फ मेडिटेशन नॉर्मल वाला कराएंगे। तो लोग मुझसे भी कंसल्ट करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। यहाँ बिहार की जो अधिकतर समस्याएं आई हैं कि वो चीज़ें मैंने क्यों बताया कि वहाँ पे अलग अलग रखा जाता है बच्चों को बचपन से ही। उसके पीछे का कारण ये है कि बच्चे दो चीज़ें जो उनको पकड़ती है, एक तो एनर्जी के बारे में धीरे धीरे अभी आगे मैं बताऊंगा। दूसरा, वो चीज़ें जो देखते हैं वो जल्दी से कैप्चर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 5 साल की उम्र तक ही वो 70% ग्रोथ कर गया रहता है, और जो ग्रोथ कर गया है वो आखिर तक करते रहता है। और एनर्जी इतना ज़्यादा है उन लोगों में एब्जॉर्ब करने की क्षमता, क्योंकि अभी वो डेवलप कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, कंटिन्यू विकास उसमें हो रहा है। तो उसमें किसी भी चीज़ को कैप्चर करने की क्षमता ज़्यादा होती है नॉर्मल इंसान के मुकाबले में। एनर्जी को जैसे हम क्या करते हैं, एक जमाई लिया तो सब जमाई लेने लग जाता है, होता है ना। एनर्जी पकड़ा, जो 4 व्हीलर चलाते होंगे वो बगल वाले लड़के को बोलते हैं, देखो सोने वाले हो तो बगल में मत बैठना, मत बैठना। क्यों? वो सोएगा तो हमें भी नींद आने लग जाएगी। होता यह है कि हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी। पहले तक मटेरियलिस्टिक जो दुनिया थी, पदार्थवादी दुनिया थी, जो साइंस जब तक पदार्थवाद को मानता था तब तक उसे लगता था कि जो चीजें दिख रही हैं बस उतना ही तक। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस विकसित हुआ, उसने देखा कि साइंस में भी 3 चीजें बढ़ती, जो पदार्थ है वो भी 3 टुकड़ों में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बढ़ता है। उन्हें लगा यही फाइनल है। थोड़ा सा आगे गए तो देखे क्वार्क्स में बट गया, क्वार्क्स के आगे में गए तो स्ट्रिंग्स में बट गया, और स्ट्रिंग्स के आगे पे एकदम प्योर एनर्जी चलता चला गया। मतलब जो स्ट्रिंग्स है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी या तरंग कह सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जैसे हम देखेंगे कि कभी किसी से हम मुलाकात करते हैं और अचानक से अच्छी दोस्ती हो जाती है, और किसी से हमारा तुरंत दुश्मनी भी हो जाता है। ये सारा का सारा हमारे बॉडीज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। हर एक चीज फ्रीक्वेंसी में ही है, तरंगित वेव या फ्रीक्वेंसी के अंदर में ही वो सारी चीजें चलती है। इसीलिए हर एक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक एक्टिविटी की अलग होती है। और इसका रिसर्च जब वैज्ञानिकों ने किया तो मैटिंग के तौर पे किया है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है फ्रीक्वेंसी को चेक करने का, वो है मैटिंग करके। तो चूहे और चूहियों की मैटिंग करवा करके उन्हें उन पे ये चला रिसर्च कि जब चूहा चूही की जब मैटिंग करवाते, मैटिंग तो समझ में आ रहा ना, क्योंकि मैं इंग्लिश शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, फिजिकल रिलेशंस। तो जब मैटिंग कराते तो उस पर चेक करते कि उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इनके अंदर में वो जग रही है। जब ऊर्जा जगती है सेक्सुअलिटी की, फिजिकल होने की, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनको रिकॉर्ड किया वैज्ञानिकों ने, और उसके बाद चूहिया को पिंजड़े से बाहर निकाल दिया। अब वे लोग क्या कर रहे थे कि सेम फ्रीक्वेंसी उसके बॉडी पे उसको देते, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी पे उतना ही फ्रीक्वेंसी उसके बॉडी पे दिया जाता मशीन के द्वारा, तो बार बार वैसे ही हरकतें करता जो वो चूहिया के साथ में किया कर रहा था। मतलब हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि ये सारी बिना बताए हुए मैं आगे प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये हो रहा है, अब आप लोग सोचेंगे कि ये चीजें क्यों बता रहे हैं। एक्चुअल में
सिगमंड फ्राइड, जिसका नाम दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक रिसर्चर, आधुनिक युग का सबसे बड़ा रिसर्चर, वो है सिगमंड फ्राइड। और उसके रिसर्च के मुताबिक ये है कि पूरी मानव सभ्यता नहीं, पूरे के पूरे जीव की सभ्यता, लिविंग थिंग्स की जो सभ्यताएं हैं, वो काम चक्र के आसपास घूमती है, काम वासना के आसपास, उसके बाहर नहीं जा पाता है इंसान। उसकी फ्रीक्वेंसी इंसान को सबसे ज्यादा पकड़ती है, सबसे ज्यादा। और इसीलिए जब भी देखिएगा आप, जब आप बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आखिरी सेना कौन है, तो कामदेव की सेना है, जिससे कि बुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। तो कामदेव की सेना बाहर नहीं होती है, अंदरूनी तरीके से उससे लड़ना पड़ता है उस मेडिटेशन के दम पे। आप जब भी हिंदू कल्चर का भी देखेंगे तो जब ऋषि मुनि ध्यान करते तो अप्सराएं आकर के परेशान करती। वो अप्सराएं कहने का मतलब है कि रियल में नहीं आती, रियल में नहीं आती है, वो अप्सराएं को एक डिजायर के तौर पे दिखाया गया है। हाँ, अंदर में खेल चल रहा होता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं और बहुत गहरे चले जाते हैं, उस समय वही हमें परेशान करती है। वो चीज एक चित्र बना करके दिखाएंगे। हाँ हाँ, उसे हमारे अंदर चल- हाँ, वो जो अंदर चलता है उसे बाहर दिखाने की कोशिश की गई। ये चीजें फाइनली यही है जिससे कि दिशा से किसी को भी भटकाया जा सकता है। उसके लक्ष्य से भटकाने का एकमात्र तरीका है ये, और सबसे अचूक तरीका है। किसी को भी, किसी, मुझे सबसे बड़े जो संगठन है भारत का, नाम नहीं लेंगे, XXX, उसके अंदरूनी एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वर्तमान में जितने भी सांसद 131, सबके एकदम से HD क्वालिटीज में वीडियोस उनके पास में है। इसी वजह से वे लोग कुछ बोलते नहीं। होता ये है कि एरिया का नेता लोग क्या करते हैं, पहले कोई लड़का को देखेंगे कि जो ज्यादा तेज बनने वाला है, थोड़ा ज्यादा राजनीति में कूदना चाहता है या अपना नेतागिरी चमकाना चाहता है, उसको लड़के को पकड़ते हैं। वो बेवकूफ है कैसा है उसे डजंट मैटर, आराम से उसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा बहलाएंगे, फुसलाएंगे और अपने साथ रखना शुरू करेंगे। घूमेगा फिरेगा, उसको भी लगेगा अरे वाह, नेताजी के साथ में उठक बैठक चल रहा है हमारा। अब धीरे धीरे क्या बोलेगा, बाबू फ्री बैठले बारा हई काम कर बानी हम, अरे नेताजी ये तो 2 नंबर वाला काम है। तो का बाटे, हम बानी नु पीछे, मतलब नेता के होला के बावजूदो तू एक ही नंबर काम करब, 1 नंबर में पैसा होकेला? तो ना नेताजी, 1 नंबर में कहाँ पैसा बाटे, 2 नंबर के काम कर ना, हम बतावा तनी नो, हई हई कामो बतावा तनी, हई वाला करिए, बानी पीछे से हम, हमार कंट्रोल में होई सारा काम, संभाल हमार काम। कोई समस्या ना होके जाए। तो बस 2 नंबर अब हमारे झारखंड में है तो कोयला पार कराने का, लोहा चोरी कराने का, और यहाँ पे दारू पास कराने का। सेम चीज है। अब नेताजी बानी तो फिर अब का बाटे, इतना पैसा तुरंत तुरंत एक ही दिन में छापे के बाटे, मेहनत का दो। अब क्या करता है वे लोग कि थोड़ा सा आपसे पैसा कमाने के लिए छूट देता है युवाओं को। ये खास करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीजें हर जगह चल रही है, हर जगह। तो 2 नंबर का काम करवाना शुरू करते हैं, और जैसे ही काम करना शुरू हुआ और पैसा आप अच्छा खासा कमा लिए, उसके बाद क्या करेगा कि वही थाना वाला को कॉल करके पकड़वा देता है। थाना वाला को कॉल वही करके पकड़वाता है, पकड़वाएगा, आप उसको उठा करके पुलिस जेल में रखा, आपने कॉल करवाया और नेताजी 2 मिनट में हाजिर, और आपको बेल दिलवा करके छुड़वा करके बाहर। अरे वाह, आसपास का लड़का लोग भी, अरे तो बड़ा पकड़ बटे नेताजी से, ये तो 5 मिनट में पहुंच गईलन, तोरा कॉल कइला पे पहुंच गईलन थाना, तोरा के छोड़वाइयो देलन। इतना पावरफुल इंसान बरन, हमनियो के बैठाओ ना सेटिंग, हाँ तब हमरा साथ रहबे तब होई। चल इधर उसको क्या पता, नेताजी तो FIR तो दर्ज हुआ पड़ा है, उसको तो बेल दिलवा करके बाहर किया है ना। अब होता क्या है कि 2-3 बार केस करवाता है और 2-3 बार वो बचाता है, उसका FIR अब दर्ज है। जिस दिन वो लड़का उसके विरोध में जाने की कोशिश किया,
FIR ऑन। तो एक चाल पहले वो चल देता है। दूसरा कि उसने जो 2-3 बार छुड़ाया है उसको, उसका हवा बना है एरिया में कि हम जेल जा रहे हैं और तुरंत छूट के आ जा रहे हैं, तो उसके पीछे ढेर सारे लड़के ग्रुप बन जाता है। अब उसका क्या होता है कि वो चुनाव में उसका उपयोग करने के लिए उसको मोटा पैसा देता है कि जाओ खिलाओ पिलाओ सबको, एक्टिव रखने के लिए और मेरे लिए और भीड़ लेकर के आने के लिए। अब जब चुनाव जीत जाते थे, चुनाव जब जीत जाता है तो फिर बोलता है ले आवा लड़का सन खाती तो है इधर ल पैसा, लड़का सन में तू खिया लिया और तू आवा तारा खाती स्पेशल पार्टी में। तो स्पेशल पार्टी तो कार्यालय ही पे होके खा जाती खाए के बाटे और जितना पिए के बा पिए। और जब खा ली और जब पी ली और रात के 12-1 बज गए तो जो नाचे वाला आर किए हुए अब रूम में मिली। अब रउआ के तो पते नहीं थे कि वहाँ HD कैमरा लगल बाटे, वहीं से वीडियोस कैप्चर कर दिए जाते और उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम। ऐसे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या वो ऑर्गेनाइजेशनल। हमने खुद राष्ट्रीय स्तर पर रहते हुए इन चीजों को बड़ा नजदीक से देखा है और मुझे भी कोशिश किया गया था। हमारे एरिया में तो ढेर सारे लड़के फंसे, कोशिश हमारे साथ भी हुआ, इसीलिए इसका एक्सपीरियंस भी। ऐसी कोशिशें होती हैं और पूरे भारत भर में होती है। इसीलिए मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ, आज पहली बार बता रहा, ताकि आप लोग भी और जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन वे लोग भी इन चीजों से सुन करके सतर्क रहे। इस तरीके से फंसाया जाता है। तो कोई किसी भी व्यक्ति को जब उसको बोला जाएगा कि अगर तुम मेरे विरोध में जाओगे तो केस ओपन करेंगे, हो सकता है वो बोलेगा ठीक है ओपन कर दो, हम लड़ लेंगे। पैसा का लालच देता है, बोलता नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। आखिर में बउआ को बुलाया जाता है कार्यालय पे, बउआ देख लो का करे के बा बताओ। तार घर वाला के भी नंबर बा, अगल बगल वाला के भी नंबर बा, केकरा केकरा पे भेज दी, क्वालिटी तो अच्छा था। तो वहीं से आदमी उसको क्या कहते हैं, वो खस्सी किया हुआ एक पाठा और खस्सी में क्या अंतर रहता है? तो रहता तो शरीर वैसा ही है लेकिन कुछ करने लायक नहीं बचता है। तो वैसे ही छेरावल खस्सी जैसन सारा नेता लोग, और इसीलिए हम लोग को लगता है आखिर में ये लोग कुछ कर का ही नहीं रहा है। कहाँ से करेगा वो लोग, बबुआ लोग कहाँ से करेगा? पॉइंट तो कुछ और है। कुछ करने लायक बचा है, कुछ करने लायक बचा है नहीं तो करेगा क्या? हम लोग सोचते हैं अरे 131 MP है, 1250 MLA है, जब चाहेगा सत्ता गिरा देगा। कहाँ से गिराएगा? गिराने के लिए भी होना तो चाहिए ना कि गिराएगा। तो पहले गिर चुका है। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए वो है सेक्सुअलिटी, काम वासना। और इसी बात को सिगमंड फ्राइड ने अपने रिसर्च में बताया था कि किसी को भी कैप्चर करना है, क्योंकि इंसान की पूरी मानसिकता काम वासना के इर्द गिर्द घूमती है। और जब उसने रिसर्च को पब्लिश किया था तब से आधुनिक दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हुई और खास करके इसका फायदा बिजनेसमैन लोगों ने उठाया। और तब से लेकर के आज तक किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करवाने के लिए महिला का उपयोग किया जाता है। अब बताइए ना, जिलेट से महिलाओं का क्या लेना देना है? क्या लेना देना जिलेट से? वाइल्ड स्टोन लगाइए, ये वहां तक तो समझ में भी आता है, ये क्लोजअप करने से, क्लोजअप ब्रश करने से क्या हो जाता है? तो हर चीज को लड़कियों से और काम वासना से जोड़ करके इतना दिखाया गया है। हर चीज को, आप 4 व्हीलर लीजिए, लड़की पट जाएगी। जो रिसेप्शनिस्ट होगी वहाँ लड़की उठा दिया जाएगा। हाँ, तो बाइक क्यों लेना है? तो लड़की पट जाएगी। हाँ, ये जोकी का अंडरवियर का है लेना है, तो उससे भी लड़की पट जाएगी। मतलब हर चीज को लड़कियों से जोड़ करके एडवर्टाइज करना शुरू किया गया तब से ही, क्योंकि ये रिसर्च उसका था और वो दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट रहा। उसके रिसर्च रहे, आप लोग भी उठा करके उसकी किताबें पढ़ सकते हैं सिगमंड फ्राइड की।
ढेर सारी किताबें उसने लिखी हैं इसके ऊपर में, और इसके इर्द गिर्द ही इंसान घूमता है। तो अब मेरी बातें वहाँ पे आ रही हैं कि जहाँ पे बिहार में और बाकी गाँव में क्या चल रहा है, और या शहरों में भी क्या दिक्कतें आ रही हैं। आती खास करके पहले तो मैं बिहार का ही बता दूँ। हो ये रहा है कि यहाँ पे लोग गरीब हैं। दूसरा, जो पैसे वाले भी हैं, एक चीज़ें तो ये हो रही है कि जो पैसे वाले भी है वो लोग भी बाथरूम नहीं बना रहे हैं। सरकार दी है, इसके बावजूद भी नहीं बनाते हैं बाथरूम व्यवस्था। अभी भी लोगों को खेतों में जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ें, दूसरा कारण कि घरों में रूम अवेलेबल नहीं, कि बच्चे को अलग सुलाया जाए और माँ बाप अलग सो। चीज़ें हो ये रही हैं कि जो एनर्जी वो बेड पे अपना तैयार करते हैं एक हस्बैंड वाइफ, वो एनर्जी कहाँ जाती है? रहती तो बेड पे ही। आप परफ्यूम लगाते हो तो रूम में जो महक चली जाती है वो क्या तुरंत हट जाती है? हाँ, नहीं हटती ना। उसी तरीके से जब मैटिंग करते हैं कोई व्यक्ति, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी तैयार होती है बेड पे, वो बेड पे धीरे धीरे बनते हुए चली जाती है, और जितना ज़्यादा बार कोई व्यक्ति उस पे मैटिंग करता है, उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी उस पे और ज़्यादा हार्ड तरीके से बनते हुए चली जाती है। और मैंने क्या बताया कि बच्चे किसी भी एनर्जी को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं, और वो उस एनर्जी को ज़्यादा सोख लेते हैं, जिसके वजह से देखेंगे कि जो लोग अपने माँ बाप के बेड पे सोते हैं, उनको ज़्यादा ये एनर्जी पकड़ती है। ऐसे बेड पे, जिस बेड पे कपल्स सोते हो, वैसे बेड पे सोने वाले लोग या लड़के या लड़कियाँ, सिर्फ बच्चे ही नहीं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, अभी के उम्र में भी, जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में भी वो एनर्जी ज़्यादा पकड़ती है बेड पे। इसीलिए दूसरे के बेड पे सोना नहीं चाहिए, चाहे वो आपके माँ बाप का ही क्यों ना हो। एक चीज़ ये हो रही है। दूसरा, रूम्स अवेलेबल्स ना होने के वजह से कभी ना कभी वो बच्चा अपने ही घर में, अपने ही गार्जियन को, अपने ही घर में किसी फैमिली मेंबर्स को मैटिंग करते हुए देख लेता है। ये अधिकतर केसेस है, मैं बता रहा हूँ। मैंने इसीलिए पहले ही बताया कि मैं ढेर सारे लोगों से अभी तक मिल चुका हूँ, लगभग 2 लाख लोगों से। आज से नहीं, 2019 से काम कर रहा हूँ। चीवर मैंने पिछले साल पहने 10 राज्य से ज़्यादा, 10 राज्य 100 से ज़्यादा जिलाओं में घूम चुका। लोगों से मुलाकातें होती हैं, लोगों से मैं पूछता हूँ कि ये चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो लोग बताते हैं कि कोई ना कोई, और ख़ास करके इसका भी सेक्सोलॉजिस्ट जो लोग हैं, इन्होंने खुद बताया है रिसर्च कि भारत में अधिकतर जो बच्चे हैं या उन तक जो पेशेंट आते हैं, उन्होंने कभी ना कभार अपने घर में अपने ही मेंबर्स को मैटिंग करते हुए देखा है। ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरा, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में माँ बाप ही अपने बच्चों को एनिमल्स की मैटिंग्स कराने के लिए भेजते हैं, चाहे वो गाय का हो या बकरियों को भेजे, मैटिंग कराने के लिए अपने ही बच्चों को भेजते। तो वो बच्चे तो उन चीज़ों को देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। आप जब तक किसी भोजन को नहीं देखते, तब तक आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। जब आपका फेवरेट भोजन सामने रख दिया जाए तो मुंह में पानी आने लगेगा। क्यों? कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है जो आपके बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। उसी तरीके से जो भी चीज़ें हम इंद्रियों से, जो 5 इंद्रियां है ना, इन 5 इंद्रियों से जो भी चीज़ें हम फील करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी फील करेंगे, वो हमारी अंदर में वो बनना, उत्पन्न होना शुरू कर देती है, प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो हम अगर कोई भी हरकतें देख रहे हैं उस टाइप्स की, तो वो हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे कई चीज़ें सामने आई हैं बिहार में कि अधिकतर जो बच्चे हैं, वो मैटिंग्स की घटनाओं को उन्हीं तरीके से देखते हैं और उन्हीं से चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए यहाँ से भी क्या हो रहा है कि आचरण में उसके वो सारी चीज़ें बचपन से ही घुसते हुए चली जा रही। इसीलिए क्या हो रहा है कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं आचरण के लेवल पे, नैतिकता के लेवल पे, कि उनको ज़्यादा कोशिशें नहीं, थोड़ा-सा बहकाने की कोशिश होती है और वो तुरंत बह जाते हैं, तुरंत बह जाते हैं।
इसीलिए आज के समय में यूथों को भटकाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेताओं को या संगठन के लोगों को ज़्यादा नहीं, थोड़े से में ही भटक जाते हैं। और इसीलिए तो इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी उतरे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की हम बातचीत कर रहे हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या फिर राष्ट्रीय अधिकारी हैं वो उतरे थे गलत काम करने के लिए, ऐसा नहीं। उतरे थे अच्छा काम करने के लिए ही, लेकिन उन चीज़ों पे विजय उन्होंने नहीं पाया था, इस वजह से फंसते चले गए हैं। और आज तक ये समाज उठा नहीं है अभी तक, क्योंकि उस पे उसने विजय नहीं पाया है। और जब तक उस पे विजय ना पा ले, क्योंकि बुद्ध में और बाकी आम इंसानों में अंतर क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातें कर ले, उसके बाद बुद्ध की तरफ हम प्रवेश करेंगे, तब जाकर के आपको इन बातों को समझ में आएगा। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक उन्होंने ये और इन इन चीज़ों की बातें उन्होंने नहीं की, इसीलिए मैंने कहा कि पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके बाद दूसरे नंबर पे बुद्ध की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा गहरे। तो यहाँ से आचरण की चीज़ें बिगड़ रही हैं बच्चों के अंदर में बचपन से ही। और ये रिपोर्ट है कि भारत के प्रत्येक जो लड़के हैं, युवा हैं, 6 to 8 आवर्स मोबाइल के ऊपर बिता रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा एडल्ट मूवीज़ देखने वाला देश बन चुका है। और देश के युवा पर डे 2 to 3 टाइम्स मास्टरबेट करने वाले हो चुके हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और इस वजह से यहाँ के युवा के अंदर में संकल्प शक्ति नहीं है। संकल्प शक्ति तभी होगी जब तक उसके अंदर में वीर्य होगा। इसीलिए जो वर्ड आया था ना वीर पुरुष, वो वीर पुरुष एक्चुअल में वीर्य पुरुष के रूपांतरण शब्द है। वीर्य पुरुष को ही वीर पुरुष कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपके बॉडी में वीर्य नहीं होगा तब तक आप वीर नहीं हो सकते। मतलब आप वही है जो आपको और पावरफुल बनाता है। अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं तो मेंटली और फिजिकली तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाएंगे, और आपके अंदर में संकल्प उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब संकल्प मतलब समझ में आ रहा है कि हमने संकल्प लिया, ये उद्देश्य है और हम उसको पूरा करके रहेंगे। आईएएस बनना है, 16-16 घंटे पढ़ाई करने हैं, तो हम 16 घंटा पढ़ाई प्रतिदिन करेंगे जब तक आईएएस ना बन जाए। एक दिन बैठे पढ़ने के लिए और अगला दिन से एब्सेंट। ऐसा संकल्प हमारे अंदर में, खास करके भारत में लोगों के अंदर में नहीं है संकल्प शक्ति। और खास करके इस समाज का, अगर इस समाज के पास संकल्प होता है, क्योंकि तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए नैतिकता ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्कूली शिक्षा के मुकाबले में। पहले नंबर पे है नैतिकता और दूसरे नंबर पे आती है स्कूली शिक्षा। शिक्षित बनों की चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट होती है। संगठित बनों को लेकर के जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समाज को संगठित होना है, तो संगठित होने के जगह पे ये समाज क्या कर लिया, संगठन बनाने पे फोकस कर दिया। पता नहीं उन्होंने संगठित बनों को संगठित बनाओ कैसे समझ लिया, संगठित बनों को संगठन बनाओ समझ लिया है। और लगातार संगठन बनाए जा रहे हैं, और भारत में सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से 50,000 संगठन। और ये 50,000 संगठन का कहना है कि हम 6,000 जातियों को एकत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। पहले तो ऑलरेडी हम 6,000 टुकड़ों में थे, अब 50,000 टुकड़ों में बट गए, 8 गुना ज़्यादा बट गए ना, 8 गुना ज़्यादा बट गए हैं। और हम कह रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं। ये कौन सा सपना पूरा कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 8 गुना ज़्यादा टुकड़ों में बट चुके हैं। तो संगठित होने के जगह पे हम और ज़्यादा संगठन बनाते गए हैं, और समाज और ज़्यादा टूटते हुए चला गया है। ये संगठन बन क्यों रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण अहंकार। अभी अभी मुझे यहीं पे आप लोग के बगल के ही 2 नेता मिले, नाम नहीं बताऊंगा, वीडियोस में कभी भी नाम नहीं बताता हूँ, पर्सनली बताया था। तो 2 नेता मिले, एक असपा के और एक बसपा के। तो दोनों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा
कि ये समाज को लेकर के आप लोग का क्या करना है, आप जो क्या कार्य कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। बोला नहीं, दोनों तो हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, हमारा दोनों का तो विचारधारा एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। मैंने बोला विचारधारा अलग है तो दोनों अलग अलग पार्टी में क्या कर रहे हैं? अगर विचारधारा एक ही है, दो अलग अलग पार्टियों में आप लोग कर क्या रहे हैं? आ जाइए एक। नहीं, हम लोग तो संगठित होना ही चाहते हैं, संगठित होना चाहिए, संगठन बनना चाहिए, मतलब संगठित होना चाहिए, लोगों को संगठित करना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने बोला छोड़िए ना बाहर का बात, दो लोग हैं, एगो आप है एगो ये, व्हाइट पेपर रखते हैं, आप बसपा से रिजाइन मार के असपा में चले जाइए, और नहीं तो आप असपा वाला रिजाइन करके बसपा में चले जाइए, दोनों एक होके दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए 150 करोड़ आबादी, आप ही लोग दोनों एक हो जाइए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बोले अच्छा, आप खुद एकत्रित होना नहीं चाहते हो और कह रहे हो लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि चूंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पे रहा हूँ, सामाजिक संगठनों में भी राष्ट्रीय पदाधिकारी था युवाओं का भारत भर में, वहां से मैंने उस पद को छोड़ करके फिर भिक्षु बना हुई है। तो वहां पे राष्ट्रीय स्तर पे मैंने बड़े बड़े संगठनों का जो भी आप 5 नाम सोच ले, वो सारे नाम आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उन सारे संगठनों के लगभग राष्ट्रीय पदाधिकारियों से हमारी जब मुलाकात हुई थी, ऐसे ही बैठे थे बात करने के लिए, तो मैंने वहां पे पूछा सबसे, ये बताइए ये 6000 जातियां एकत्रित क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने सबने समस्याएं बताई कि चूंकि ये अज्ञानी है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, XYZ के धर्म के गुलाम हैं, XYZ के गुलाम हैं। मैंने बोला ठीक है। हमने बोला दूसरा सवाल, ये जो 5 संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर के, और इनके सारे के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 5 संगठन के, ये तो शिक्षित है, संगठित है, पढ़े लिखे हैं, XYZ के गुलाम भी नहीं है, और ना XYZ के धर्म के गुलाम है। ये लोग एकत्रित कहे नहीं हो जा रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे भी अहंकार है, इसके पीछे भी अहंकार है कि हम किसी के अंडर में काम क्यों करें। अगर हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे तो आपके अंदर में जाएंगे तो आपका गुलामी करना पड़ेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि समाज का उत्थान करना है, सबका ये सोचना है कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बचा रहे, ताकि हम स्टेज पे जब जाएं तो हमको माला पहनाया जाए, हमको अलग कुर्सी दी जाए। सब अपने पद की लालच में है और समाज को दिखा ये रहे हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं। यहीं पे एक बातें उठ करके आती हैं, यहीं पे एक बातें उठ करके आती है, 3 वर्ड अलग अलग। मैंने 3 तरह से समाज के लोगों को, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। एक सोशल पर्सन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन, और तीसरा पॉलिटिकल पर्सन। 3 तरीके से समाज को डिवाइड किया है मैंने। समाज में जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को। बात आता है कि ये पॉलिटिकल पर्सन और ये सोशल पर्सन, मतलब मैं अलग अलग क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम समाज के कार्य के लिए काम करते हैं, समाज हित के लिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिएगा सारे के सारे पार्टियों में लोग जो है अपने आप को क्या कहते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिएगा जैसे ही पद से हट जाएंगे, चूंकि वो कोई पोस्ट पे है, किसी संगठन के किसी पोस्ट पे है, इसीलिए वो समाज का काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मानता हूँ, वैसे व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन मानता हूँ। वो सिर्फ संगठन के लिए कार्य कर रहा है और इसीलिए दिखा रहा है मैं समाज का हित में काम कर रहा हूँ। वो समाज के हित में नहीं है, क्योंकि किसी संगठन में उसको पदाधिकारी बनाया गया है, इसीलिए एक्टिव है। मैंने ऐसे अनेकों लड़कों से और व्यक्तियों से मैं मिला जिनको संगठन से, या तो वो खुद संगठन से बाहर हुए, या तो संगठन वाले ने धक्का मार करके बाहर निकाला, वो अब जा करके कोई कहीं जॉब कर रहा है, गार्डिंग का, गेट गार्डिंग का, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, किसी ने होटल, किसी ने ढाबे खोल लिए। मैंने बोला ये सब क्या कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धोखा दे दिया, उद्देश्य से भटक गया, उसने हमें धोखा दे दिया। हमें तो बोला था 10 साल में आज़ादी दिला देंगे, आज़ादी नहीं दिलाया। हम तो निकले थे समाज को काम करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने धोखा दे दिया। हमने बोला ये कौन सा बात है?
निकले थे समाज का काम करने के लिए, तो तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या मतलब, या तुमको सामाजिक संगठनों से क्या मतलब है? तुमको तो अपना सामाजिक कार्य के लिए निकले थे ना, सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए था। तुम सामाजिक कार्य के लिए नहीं निकले थे, तुम्हारे अंदर भी पद का और पैसे का और कोई चीज की लालच थी, जिसके वजह से तुम संगठन में इन किए थे। अगर तुमको समाज के लिए लड़ाई लड़नी थी, समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी थी, उसके लिए किसी संगठन की क्या जरूरत है? समाज का काम तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो वैसे लोगों को मैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन कहता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ वर्क करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो समाज के लिए काम नहीं करते। जैसे ही संगठन से निकलते हैं, जैसे ही उनका पद छीन लिया जाता है, वैसे ही वो जाकर के घर बैठ जाते हैं। वही हाल पॉलिटिकल पार्टीज के है। पॉलिटिकल पार्टी में है इसीलिए समाज में जाते हैं। अगर उनसे उनका पॉलिटिकल पद छीन लिया जाए, आप आसपास के ही लोगों को देख लीजिए, चेक करना है। अगर उनके पॉलिटिकल पद छीन लिए जाए तो वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, वो सामाजिक काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि सामाजिक काम करने का ढोंग कर रहे थे, क्योंकि किसी पद पे हैं और वहां से उन्हें कुछ चीजें मिलनी है। लोग कहते हैं नेता लोग तो काम करवे करता, नेता लोग काम नहीं करता, चूंकि किसी पार्टी में है और जानता है वोट लेना है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए सामाजिक कार्य करने का वो ढोंग करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट वस्ट बना करके सामाजिकता का ढोंग करते हैं, दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम लोग तो बस्तियों में, दलित बस्तियों में पढ़ाने के लिए हम लोग ट्यूशन लगाते हैं, तो ये लगाते हैं। वो कोई ट्यूशन लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आने वाले समय में 10-15 साल बाद वो सोच रहे हैं कि जब तक हम रिटायरमेंट होंगे तब तक मेरा एक फील्ड बन जाएगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद हमें चुनाव में तो लड़ना है। तो वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं अपना चुनाव लड़ने के लिए, वो कोई समाज हित के लिए उतरे हुए नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं पॉलिटिकल पर्सन कहता। सामाजिक कार्यकर्ता तो वो जिसको कोई संगठन में हो या ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो या ना हो, वो समाज के लिए खड़ा रहता है और समाज के लिए मदद करता है जहां तक उसको बन पड़ता है। वैसे व्यक्ति को ही मैं सामाजिक पर्सन मतलब सोशल पर्सन कहता हूँ। इसीलिए मैंने 3 चीजों में मैंने इसे बांट रखा है। और संघर्ष तो फिर बात ही नहीं करनी, क्योंकि जो व्यक्ति संगठित ही नहीं है वो संघर्ष कहाँ से कर सकता है? संघर्ष कैसे करेगा? एकत्रित रहेगा तब ना संघर्ष करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही। आखिर में मैं कुछ बातें बता दूं बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध को बताने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपको बुद्ध समझ में आएंगे। बात मैंने यहाँ पे अनुशासन का किया। 2-3 चीजें पॉइंट आप 10-15 मिनट में समझ ले ध्यान से। वो ये कि बुद्ध का पहला सिद्धांत कि दुख का कारण आप स्वयं, दुख का कारण आप स्वयं। मुझे बहुत सारी जगहों पे बोला गया 6000 जातियों में फलाने ने बांट दिया। मैंने बोला बटे काहे को? किसी ने बांटा तो तुम बटे क्यों? किसी ने बांटा तो बटे क्यों? हम यहाँ पे आए हैं और अकेले दम पे सबको बांट दिए, तो आप कमजोर थे तब ना मैंने बांटा। आप कमजोर हो तब ना मैंने बांटा। तो बंटने का पीछे का दोषी कौन? आप स्वयं हो। तो फलाने को गाली देके क्या करने वाले? किसी को गाली देके क्या करोगे? अगर किसी ने बांटा तो तुम बटे क्यों? दूसरी चीज है, इसीलिए मैं इस पे नहीं बोलने आता। जो ज्यादा बोलते हैं मैंने उन्हें बोलता हूँ कि फिर बटे क्यों। जैसे अभी अभी घरेलू समस्याओं में लोग कहते हैं कि एक लड़की आती है और 4 भाइयों को अलग कर देती है। अच्छा, ये बोलो ना 4 भाई पहले से अलग होना चाहते थे लेकिन बहाना नहीं मिल रहा था। चारों भाई अलग होना चाहते थे लेकिन बहाना किसके ऊपर थोपे? कोई तो मिलना चाहिए ना जिसके ऊपर बहाना लगाएं, इल्जाम थोप दे कि इसके वजह से हम अलग हुए। चारों भाइयों में कभी पटरी अंदर से कभी नहीं खाई है, बाहर बाहर से मिल करके तो ये घर में रह रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी देखिएगा कि खंबा रहता है बड़ा, बाहर से अच्छा दिखता है और जैसे ही उसको पकड़ते हैं आराम से टूट जाता है। क्यों? दीमक ने अंदर अंदर खा रखा है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर उसका अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की भावना उसे दीमक की भांति अंदर अंदर खोखली कर रखी होती है, और बाहर से दिखाते हैं कि हम लोग भाई, चारों भाई एक है। और जैसे ही एक लड़की आती है, थोड़ा सा हिला देती है, तुरंत टूट करके बिखर जाते हैं और बोलते हैं देखो ना वो मेहरारू आ गेली तो घर बिखर गए।
मेहरारू अइला से घर बिखरल कटे कि चारों भाई पहले से बिखरल रहल। मतलब बहाना किसी और के पास थोपना है ना किसी के ऊपर। तो महिलाएं तो कमजोर दिखती हैं तो सारा बहाना महिलाओं के ऊपर। भाई तुम टूटना चाहते थे इसीलिए टूटे, नहीं तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। महिलाओं में इतना कहाँ ताकत है कि तोड़ दें। तुम टूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे इसीलिए टूटे। ये चीजें, इसीलिए बुद्ध का पहला सिद्धांत है कि दुख का कारण तुम स्वयं। लोगों ने कहा अरे हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ, तो क्या हुआ? तो हमारी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। हमने बोला ये बताओ, अभी हम अगर तुम्हारी बहनों को और माओ को अगर स्तन ढकने ना दे तो क्या करोगे? मारोगे, विरोध करोगे? और मैं कड़ी तरीके से करवाने जाऊं तो एक जगह लोगों ने बोला कि मर जाएंगे लेकिन होने नहीं देंगे। मैंने बोला आ गया ना बात, मर जाएंगे लेकिन होने नहीं देंगे। तो फिर वैसे नपुंसक और नामर्द पूर्वजों को याद काहे कर रहे हो? वैसे नपुंसक और नामर्द अपने पूर्वजों को याद ही क्यों करे और उसे अपना पूर्वज मान क्यों रहे हो? पहली बात तो उनको अपना पूर्वज मान कह रहे हो। जो समाज, जो लोग अपनी माँ बहनों को नंगा देखना पसंद करते थे लेकिन मरना पसंद नहीं करते थे, वैसे लोगों को पूर्वज मानना चाहिए क्या? हाँ, वैसे नामर्द और नपुंसक लोगों को पूर्वज मानेंगे? मानना ही क्यों है वैसे लोगों को अपना पूर्वज? जो जीना पसंद कर रहे थे और माँ बहनों को नंगा देखना पसंद करते थे। मतलब हम जिंदा रहेंगे लेकिन माँ बहनों को नंगा देखते रहेंगे। ऐसे समाज को आपको मानना ही क्यों? ऐसे कमजोर लोगों को आपको मानना ही क्यों? सिखों को जब आप बात कीजिएगा सिखों से, तो सिख ना गुरु नानक से पहले के लोगों को बात नहीं करते। क्यों? अभी बीजेपी ने ये पॉलिसी लागू किया है। बीजेपी ने भी ये पॉलिसी लाया है कि हम कोई भी नेगेटिव पहलुओं को इतिहास में नहीं रहने देंगे, इसीलिए सारे पात्रों को, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों नहीं थी, उसे पॉजिटिव वे में समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब ताकतवर फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं। उसी तरीके से सिख भी गुरु नानक से पहले के लोगों को याद नहीं करते क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। गुरु नानक से मतलब गुरु नानक से ताकतवर को अपना बनाना, ताकतवर चीजों को अपना मानना। जिनके साथ हुआ था और जो नपुंसक थे, जो नामर्द थे, उनको रहने दीजिए ना। और ये घटना बिहार में नहीं हुई थी, ये घटना कहीं और की। उनको हटाइए, उनको अपना पूर्वज मानने से जरूरत नहीं। वैसे लोगों को मान के क्या कीजिएगा और कमजोर लोगों को याद करके क्या कीजिएगा? उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हो ये सकता है कि आपकी मानसिकता गिरेगी और कमजोर होगी, और कुछ नहीं होने वाला। हमेशा जब भी याद करो तो ताकतवर चीजों को याद करना चाहिए, कमजोर चीजों को याद नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसका भी जवाब बुद्ध का जो दूसरा सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही ताकतवर होगा और वही समाज दुनिया पे राज करेगा। और पॉइंट 2 इसी के अंदर का कि उसके लिए उद्देश्य जरूरी नहीं है। आपका उद्देश्य सही है या गलत है डजंट मैटर, ये मतलब नहीं रखता। आप अनुशासित हो या संकल्पित हो ये मैटर करता है। कैसे? आप बनना चाहते हो आईएएस और मैं बनना चाहता हूँ चोर, ठीक है? और मैं चोर बनने के लिए 16-16 घंटा मेहनत कर रहा हूँ हैकिंग कोर्स सीखने के लिए। 2-2 घंटे के कोर्स कर रहा हूँ ताकि इतना अच्छा बोल सकूं ताकि आप ओटीपी हमें दे सको। प्यार से बात करने की टेक्निक सीख रहा हूँ। और आप आईएएस बनना चाहते हो और 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कौन सफल होगा? चोर सफल हो जाएगा। क्यों? प्रकृति का नियम है, ये बुद्ध ने नहीं बताया। बुद्ध ने व्याख्या की है प्रकृति के नियमों की, बुद्ध के विचार नहीं है। क्योंकि बुद्ध के विचार होंगे तो वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत विचार सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम सही और गलत नहीं हो सकता। वो जो है वही है, शाश्वत नियम को ही सनातन कहते हैं। वो नियम जो 1000 साल पहले, अरबों साल पहले भी जो आग का जो लक्षण था, जो आग की जो प्रकृति थी, आग का जो नेचर था, वो आज भी है। आग का नेचर आज भी वही है और आग का नेचर अरबों साल बाद भी वही होगा। प्रकृति के ऐसे शाश्वत नियम को ही बुद्ध ने सनातन कहा।
इसलिए उन्होंने कहा धम का मतलब होता है प्रकृति का नियम। ऐसा धम, ऐसा प्रकृति का नियम ही एस धम्मो सनातनो, ऐसा धम ही सनातन। तो वो नियम बदलते नहीं है। तो ये प्रकृति के नियम है कि आप अनुशासित और संकल्पित है तो सफल हो जाएंगे, भले आपका उद्देश्य सही हो या गलत। तो जो लोग कह रहे हैं कि गलत लोग सत्ता में कैसे आ गए, ऐसे आ गए क्योंकि वो अनुशासित और संकल्पित है, और वही राज करेंगे, वही राज करने वाले हैं जो संकल्पित होंगे, अनुशासित होंगे। तो लोगों ने बोला इसका मतलब क्या है? तीसरा सिद्धांत, बुद्ध ने कहा जो ताकतवर होगा वो कमजोरों पर राज करेगा और कमजोरों को दबाएगा। ये प्रकृति का नियम। अब भले आप मानो या ना मानो, ताकतवर कमजोर का शोषण करता ही है। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? आज किसने खाया? आज आपने क्या खाया? मटन। आपने? मटन। जिस मटन को खाया उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? जैसे यहाँ सारे के सारे इंसान बैठे हुए हैं, तो इंसान में से आपका कुछ नाम है ना, उसका नाम क्या है? नाम बकरी तो सारे को बकरियों को कहते हैं, जो सारे फीमेल वर्जन को बकरी कहते हैं। नाम हाँ, मैं मार्केट में वहाँ से लाया मटन। इतना मुझे भी पता है, बस मैं कुछ चीजें बताने के लिए कर रहा हूँ। नाम नहीं पता ना, बस सीधी से मैंने पूछा कि नाम नहीं पता ना, बस ये बताना इसीलिए चाह रहा हूँ कि कमजोरों का ना नाम होता है ना इतिहास होता है। बस यही बताना था, कमजोरों का ना नाम होता है और ना इतिहास होता है। अब कौन बताएगा जो उस खस्सी का आपने मार के खाया उसका इतिहास में दर्ज है कहीं पन्ने में? हाँ, क्योंकि कमजोर डेली मारे जा रहे हैं, उनको गिनती नहीं होता है और ना उनका कोई इतिहास होता है। इतिहास ताकतवर लोगों का होता है और जीते हुए लोगों का होता है। हारे हुए लोगों का और कमजोरों का इतिहास और नाम भी नहीं होता है। इतिहास ही छोड़ दीजिए, नाम भी नहीं होता है। बस यही बताने के लिए मैंने बोला। इसीलिए अगर जो बातें वो लोग बोलते हैं, अरे भाई हमारा शोषण हो रहा है, होगा ना, जो ताकतवर है कमजोर का शोषण करेगा ही। जिन लोगों का शोषण हो रहा है, शोषण होने का कारण है वो कमजोर है। शोषण का कारण क्या है? आपका कमजोर होना आपके शोषण का कारण है। ताकतवर लोगों का शोषण नहीं होता है। कितना भी बड़ा ताकतवर खली क्यों ना हो, अंबानी को मार सकता है क्या? है? ताकत की पूजा होती है। इसीलिए बुद्ध ने जीवन जीने की कला सिखाई और बोला कि आपको स्वयं को ताकतवर बनाने पे फोकस करो, स्वयं को ताकतवर बनाने पे फोकस करो। इसके अलावा और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। अगर ताकतवर नहीं बनाओगे तो मारे जाओगे, ऐसे ही मरते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ताकत की पूजा करने के लिए ताकतवर वही कौन होगा? जो अनुशासित और संकल्पित होगा। अनुशासित संकल्पित की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुशासन और संकल्प का होना बहुत जरूरी है। और ये समाज अनुशासित और संकल्पित नहीं। यहीं पे लोग बता दीजिए तो कि कितने लोग एकत्रित कब कब होते हैं? आप लोगों का सुबह से लेकर के रात तक का 24 आवर्स से क्या टाइमिंग है जो पर डे आप फॉलो करते हैं? पर डे क्या है, जरा बता सकते? नहीं है। हर धर्म वाले लोगों की अपनी एक जीवन जीने की शैली होती है, कला होती है। आपकी क्या है? कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं वो या तो बुधवार को मानते हैं, या सोमवारी करते हैं, या मंगलवारी करते हैं, या शुक्रवारी करते हैं, या इतवारी करते हैं। मुसलमान जुम्मा का जुम्मा एकत्रित होते हैं। क्रिश्चियन संडे के संडे एकत्रित होते हैं। आप किस दिन एकत्रित होते हैं? हाँ? और आपका एकत्रित होने वाला जगह कहाँ है? आपसे कम गरीब
आपसे कमजोर पैसे के बल पे आप वैसे भी गांवों में घूम लीजिए जहां पे लोगों के रहने के लिए ऐसे घर नहीं है, लेकिन टाइल्स वाले मस्जिद बने हुए हैं। बने हैं कि नहीं बने? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा घर रहे या ना रहे, हमारा संगठित होना सबसे पहले जरूरी। संगठित नहीं रहेंगे, संगठित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात यहाँ पे होता है कि कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं इसलिए क्योंकि मैं डिवाइडेशन करके समाज को रखना चाहता हूँ। हर चीज को अलग अलग रख करके जिसकी जहाँ जरूरत है उसको वहीं उपयोग करना। राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक के लोगों को रहने देना, सामाजिक चीजों में सामाजिक लोगों को रहने देना, और धार्मिक जगहों पे धार्मिक जगहों पर रहने देना। अभी हो क्या रहा है कि जो सामाजिक है वही राजनीति भी कर रहा है और वही धार्मिक भी कर रहा है, वही तीनों चीजों पे टिप्पणियां कर रहा है। तो मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया है कि मैं ऐसा एक व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जिसमें तीनों अलग अलग हो। राजनीति वाले अलग रहे, समाज वाला समाज अलग रहे, और धर्म का धर्म अलग है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बुद्ध के बगल में किसी की भी तस्वीर नहीं रखने देता। अगर मैं कभी कभी कार्यक्रम होते हैं ना, तो बुद्ध की तस्वीर के बगल में किसी की तस्वीर नहीं रखने देता, तो लोग विरोध करते हैं, ये कहीं आरएसएस का तो नहीं, ये महापुरुषों की तस्वीर रखने क्यों नहीं दे रहा है। मैंने बोला महापुरुष और बुद्ध पुरुष में अंतर होता है। तुम्हें बुद्ध के बगल में अगर कबीर को रखना है, रविदास को रखना, मना थोड़ी करने जाएंगे। वो बुद्ध पुरुषों को, महापुरुषों के तस्वीरों के बगल में मत रखो। जो सामाजिक आंदोलन चलाया जिन लोगों ने, जिन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में रहे हैं, उनको इनमें नहीं रखना है। अब जीसस को मानने वाले जीसस के नीचे एकत्रित होते हैं ना। उसके बीच में ढेर सारे पोप्स आए, पादरी आए, जिन्होंने समाज के लिए काम किया। मदर टेरेसा आई। क्या जीसस के बगल में मदर टेरेसा की मूर्ति लगी? जीसस के बगल में मदर टेरेसा की मूर्ति लगी? नहीं लगी। मोहम्मद के बाद ढेर सारे लोग आए जो इस्लाम को आगे चलाने का काम किया, लेकिन यहाँ तक कि मोहम्मद की भी तस्वीरें नहीं लगाई जाती है। अगर मुसलमान एकत्रित होता है तो अल्लाह के नाम पे होता है, मोहम्मद के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे होते हैं। आप लोग किस नाम से होते हैं? चमार है तो अम्बेडकर के नाम पे, चमार है तो अम्बेडकर के नाम पे, पासी है तो लखन पासी के नाम पे, मेहतर है तो वाल्मीकि के नाम पे, कोयरी है तो सम्राट अशोक के नाम पे, माली है तो ज्योतिबा फूले के नाम पे, आदिवासी है तो बिरसा मुंडा के नाम पे, मांझी है तो उधर का नहीं, सिद्धू कानू है, सिद्धू कानू जो झारखंड के, उनके नाम पे। आदिवासियों की मैं बता रहा हूँ। अलग अलग नामों पे अलग अलग सारे जातियों के अपने अपने महापुरुष, सबके अपने अपने महापुरुष एक जगह एकत्रित है। और मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा समाज बुद्ध के नीचे एकत्रित हो। धर्म के नाम पे अगर उसे एकत्रित होना है तो बुद्ध के नीचे सारे के सारे एकत्रित हो। जिस तरीके से मुसलमान 72 फिरकों में बटे हुए, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए, वो अलग अलग पार्टियों में भी हैं, अलग अलग संगठनों में भी हैं। संस्कृति के नाम पे और धर्म के नाम पे एक हो जाते हैं। आप कितने संगठनों में बटे हो मैटर नहीं करता, आप कितने पॉलिटिकल पार्टियों में बटे हो ये भी मैटर नहीं करता, आप धर्म के नाम पे एक जगह एकत्रित होते हो या नहीं होते हो ये मैटर करता है। समझे? हमारे लोग यहाँ क्या करते हैं, वो आरजेडी में है तो नहीं उसके साथ बैठना नहीं है, अरे वो बसपा वाला है तो उसके साथ भी नहीं बैठना है। मतलब अब बैठेंगे किसके साथ में, तो अपना जतिया वाला और नहीं तो अपना पाटिया वाला, इसके साथ बैठेंगे। आपको बैठने में क्या जा रहा है? क्या लगता है कि मस्जिद में सारे बैठने वाले सारे के सारे एक ही पार्टी के हैं, एक ही संगठन के हैं? हाँ नहीं ना, वो अलग अलग पार्टियों में है, अलग अलग संगठनों में है, लेकिन मस्जिद में सारे के सारे एकत्रित होते, एक जगह खड़े होते हैं। आप कौन से पार्टी में हो और नहीं हो उससे क्या मतलब है? हो सकता है आपकी विचारधारा अलग है, मुझे करेला खाना पसंद है, इनको लौकी खाना पसंद है, उनको भिंडी खाना पसंद है, सबको अलग अलग चीजें पसंद है।
खाइए ना, अलग अलग रहिए। आपको लगता है ये विचारधारा पसंद है, इस विचारधारा पे चलिए, उसे लगता है उस विचारधारा पसंद है, उस विचारधारा पे चले। लेकिन जब धर्म के नाम पे एकत्रित होना हो तो एक जगह तो एकत्रित होइए, कोई एक जगह तो होइए। अगर आपको इस्लाम ही पसंद है तो इस्लाम में जाकर के एक हो जाइए, हिंदू पसंद है तो हिंदू में ही एक हो जाइए। हम कहना चाहते हैं एक जगह होइए, किसी भी एक जगह हो, वो आपकी स्वतंत्रता है किस धर्म में आप एक होना चाहते हैं। लेकिन होना पड़ेगा तो जाकर के आप ताकतवर होंगे, तभी संगठित हो पाएंगे। क्योंकि पूरे समाज को, खास बात दिमाग में डाल लीजिए कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को और समाज को आप संगठन और पार्टी के नाम पे एकत्रित नहीं कर सकते हो। धर्म के नाम पे ही वो एकत्रित हो सकता है, और नहीं तो रिजल्ट देख लो, बीजेपी राज क्यों कर रही, धर्म के नाम पे। 57 देश इस्लाम के नाम पे एकत्रित है। आप इंडिया में मुसलमानों को मारना शुरू करो ना, इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐलान कर दे कि हम यहाँ पे मुसलमानों को मारना शुरू करेंगे तो 57 कंट्रीज से विरोध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 57 कंट्रीज में वो एकत्रित है इस्लाम के नाम पे। आप किस नाम पे एकत्रित हो, मैं पहले मुझे ये जानना है। आपको एक साथ बैठ करके खाना खाने में क्या जाना है, क्या जा रहा है? इसीलिए मैं गांव गांव में घूम घूम करके लोगों को कह रहा हूं कि कम से कम हर एरिया में अपना एक सेंटर बनाइए जहां पे आप एकत्रित हो सके। किस पार्टी में हो, पार्टी का कार्यालय अपना अलग अलग रखिए ना, पार्टी का कार्यालय अलग अलग रखिए, पार्टी की मीटिंग्स अलग अलग कीजिए ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन पूरा समाज कोई एक खास दिन एक साथ बैठिए एक जगह पे। ये चीज करना शुरू कीजिए, नहीं तो आप लोग को अब कोई नहीं बचा सकता है। अहंकार छोड़ करके, ठीक है आप अलग पार्टी में हो, किसी अलग संगठन में हो, उससे मतलब नहीं है। एक साथ बैठ करके खाना खाने में, एक साथ जगह पे बैठने में क्या दिक्कत है? तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास चीज एक पॉइंट आपको जान लेना है ये कि अपना जो पूरा शक्ति है, अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य के पीछे लगाने की कोशिश कीजिए। समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं आपकी ऊर्जा को खर्च करने के लिए। जो राज सत्ता में जो व्यक्ति है वो जानबूझ करके आपके सामने कोई ना कोई ऐसे इश्यूज लाएंगे जो नॉन इश्यूज होंगे और उसको इशू बनाया जाएगा, और जिससे कि आपके समय को, टाइम को किल किया जाएगा। उनमें अपना समय मत लगाइए, टाइम किलिंग नहीं कीजिएगा। जानबूझ करके उत्पन्न किए जाते हैं वैसे समस्याएं कोई, क्योंकि देखिए दो तरह के गोबर भक्त, मैं दोनों को गोबर भक्त कहता हूँ। आप देखिएगा, एक गोबर खाने वाला और एक गोबर का विरोध करने वाला, ये दोनों को दोनों गोबर भक्त। अब आप बोलिएगा कैसे गोबर का विरोध करने वाला कैसे? भाई एक ने गोबर खाकर वीडियो डाल दिया और जो गोबर का विरोध करने वाला 24 घंटा गोबर का विरोध करने में अपना 24 घंटा लगा दिए। दोनों तो दोनों एक ही है ना। गोबर अगर व्यर्थ ही है तो उस पे क्यों लगाए समय? तो एक गोबर खाने पे समय लगा रहा है और एक गोबर का विरोध करने पे लगा रहा है, दोनों के दोनों गोबर गोबर, दोनों के दिमाग में गोबर गोबर ही चल रहा है ना। प्रगति नहीं कर सकते ऐसे लोग, प्रगति नहीं कर सकते। एक पॉइंट बता करके मैं आगे एक बात को खत्म करने जा रहा हूं कि आप लोगों से अब सवाल कर रहा हूं, हिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब, अगर मैं जानवर से लूं जैसे आपने कहा तो जीव को मारना हिंसा है, तो अहिंसा किसे कहते हैं? क्या? जीव को बचाना। और हिंसा का मतलब हुआ जानवर को मारना, तो अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अपने अंदर से ईर्ष्या को निकाल देना, अपने अंदर से किसी दूसरे जानवर या कोई भी प्रजाति के प्रति हिंसा को निकाल देना। एक चीजें खास है कि लोगों ने अधिकतर, ठीक है आप लोग का जवाब बहुत अच्छा, लोगों ने जो चीजें दिमाग में बैठी हुई है वो ये है कि जो मार रहा है जानवर को वो हिंसा कर रहा है, मैं जानवर नहीं मार रहा हूं तो मैं अहिंसक। अब यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है कि जो हिंसा कर रहा है वो एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म समझ में आता है?
सक्रिय और असक्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय में जो हत्या कर रहा है जीव की, वो सक्रिय है या निष्क्रिय है? सक्रिय है। और जो हत्या नहीं कर रहा वो सक्रिय है या निष्क्रिय है? तो हिंसा का मतलब सक्रिय है, तो अहिंसा का मतलब भी तो सक्रिय होना चाहिए था ना, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में ये तो एक्टिव और ये इनएक्टिव हो गया। तो हिंसा अहिंसा का मतलब ये चीजें सिखाया गया कि जो हत्या नहीं करता है, एक हत्या करता है और एक हत्या नहीं करता है, लेकिन करता क्या है? तो अहिंसा का मतलब, हिंसा का मतलब विनाश है, तो अहिंसा का मतलब होता है सृजन करना। तो जो लोग भी अहिंसावादी हैं, जैसे बुद्ध को हम अहिंसावादी कहते हैं, तो बुद्ध क्या कर रहे हैं कि समाज के लोग मार रहे हैं और वो बचाने का काम कर रहे हैं। मारने का काम ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो लोग मार रहा है और मैं नहीं मार रहा हूं। वो लोग मारने का काम कर रहा है तो ये बचाने का भी काम कर रहे हैं। अहिंसा का मतलब है सृजन का काम करना, सृजन का काम करना। कोई कह रहा हम दारू पीते हैं और एक कह रहा नहीं हम दारू नहीं पीते हैं। ठीक है, दारू नहीं पीते, पैसा बच रहा, कर रहे, उससे कोई पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए ना, हो नहीं रही, लेकिन हाँ पैसा बच रहा है। पैसा बचा के क्या करोगे? क्या करोगे? तुम कुछ करते उसके बदले में तो हम मानते कि तुम समाज के लिए भला का काम कर रहे हो। शराब नहीं पिए, 1000 रुपया बचाया और 1000 रुपया का समाज का काम कर दिए, तो हम मानते, लेकिन ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो सक्रिय होना, हिंसा का मतलब भी सक्रिय फॉर्म है और अहिंसा का मतलब भी सक्रिय फॉर्म होना चाहिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसीलिए 2-3 चीजें हैं माइंड का, एक 3 फॉर्म, माइंड 3 फॉर्म में है, एक सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। 3 चीजें हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसमें से सिर्फ मैं बताऊंगा सबकॉन्शियस के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन, और अवचेतन मन की 2 खासियत है, बहुत ढेर सारी, किसी और दिन इसके ऊपर में बात करेंगे। इसकी एक खासियत, 2 खासियत मैं बताऊं। एक, ये इमेज के फॉर्म में अपने आप को याद रखता है, वर्ड फॉर्म याद नहीं रखता। मतलब शब्द में जो बोलते हैं वो शब्दों को याद नहीं रखता, उसे इमेज में कन्वर्ट करके याद रखता है, एक। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्टर है। क्या है? प्रोजेक्टर के भांति कार्य करता है। अब होता यह है कि समाज में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कब होता है? एक, जब वो डरता है तब। देखिएगा, जब किसी पे कनपट्टी डाल दिया जाए या उसको दौड़ाया जाए कि भाग, या कुत्ता जब दौड़ाता है तो कॉन्शियस माइंड गिर जाता है और वो बहुत तेजी से भागता है, नॉर्मल स्पीड से भी तेज भागता है। क्यों? कॉन्शियस माइंड गिर करके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। चेतन मन से अवचेतन मन की शक्तियां ज्यादा होती। तो एक, उसे डरा करके उसे गिराया जा सकता है कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को। दूसरा, मेडिटेशन के बदौलत उसे गिराया जा सकता है। तीसरा, हिप्नोसिस के माध्यम से उसे गिराया जा सकता है। अब उसमें से एक चीजों के प्रयोग होता है, और वो चौथा, नशा के तौर पे उसे गिराया जा सकता है, नशा करवा करके। तभी ना नशा कराया जाता है, तभी तो इंजेक्शन डॉक्टर देता है और आप ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर देता है ना। तो इन 4-5 तरीकों से कॉन्शियस माइंड को गिराया जा सकता है, जहाँ पे आपको कोई चीजों की होश नहीं होता है, चेतन मन का, जहाँ पे बॉडी फीलिंग नहीं होती है। क्योंकि चेतन मन का काम क्या है? देखना, सुनना, जो आप कर रहे हैं एक्टिविटी बाहर का। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जो आपका सांस चला रहा है, दिल को धड़का रहा है, लीवर और किडनी का काम कर रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड। होता यह है कि गांव में लोगों को ये बोला जाता है कि देखो, क्योंकि मैं बहुत सारा जगह पे लोग बोलते हैं भूत प्रेत नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, नहीं होता है तो जो बोल रहा है कि हमने देखा है, उसने देखा कैसे है? क्योंकि यहाँ पे भूत वाला मामला आया है, इसीलिए मैं ये बात को उठाना चाह रहा था। एक्चुअल में देखा कैसे उसने? अगर नहीं होता है तो दिखा कैसे? दिखा कैसे? दिखा तो है, इसीलिए लोग नहीं मानते हैं। जो लोग कहते हैं ना भूत नहीं होता है, तो लोग कहते हैं नहीं, हम कैसे मान ले, हमने तो देखा, अपनी आंखों से देखा है। कैसे देखते हैं? होता यह है कि मैंने क्या कहा पहला, कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी शब्दों को इमेज में कन्वर्ट करके देखता है। जैसे ही अगर आंख बंद कीजिएगा, अगर मैं रसगुल्ला बोलूंगा तो आपके सामने रसगुल्ले की तस्वीरें आ जाएंगी।
तो ये आंख बंद करके आ रहा है, क्योंकि अभी आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, तो आपको आंख बंद करके उसे देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम डराते हैं तो हम गांव में क्या बोलते हैं, देखना सुनसान जगह पे जब जाओगे ना तो पीछे मुड़ करके मत देखना, पीछे से अगर कोई आवाज देते। तो रियल में क्या होता है कि पीछे से कोई ना कोई आवाज हमें आने लग जाती है, क्योंकि अब हम डर के कारण हमारा कॉन्शियस माइंड गिर गया, डर के कारण कॉन्शियस माइंड गिर गया। अब होता क्या है, आप कहेंगे कि आवाज कैसे आ गई, कैसे आ सकती है, जो हमने कान से सुना आ सकती है भाई साहब, अभी मैं बता रहा हूँ। आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी लव वन और या कोई इमरजेंसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा अर्जेंट, और अचानक से आपने अपना मोबाइल कहीं पे रख करके दूसरे रूम में या बाथरूम में चले गए, और बाथरूम में जाकर आपको रिंगटोन सुनाई दे रहा है और आपको लगा कि कॉल आया है, तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं, मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं उसमें कॉल तो आया ही नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? कितने लोगों के साथ हुआ है? हाँ, सबके साथ हुआ है ना, कि लग रहा है कि रिंगटोन बज रहा है, लेकिन मोबाइल उठाया तो देख रहे हैं रिंगटोन नहीं। तो रिंगटोन आया कहाँ से? भाई साहब, ये माइंड याद करके रखता है रिंगटोन्स को। आपकी हर एक हरकत को दिमाग स्टोर करता है। ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपके मोबाइल से ज्यादा मेमोरी स्टोरेज यहाँ पे है, वो हर एक हरकतों को याद करके रखता है। तो जैसे ही सुनसान जगह पे हमें किसी ने बोला कि पीछे से आवाज आएगा तो मुड़ना नहीं, जब डरते हैं तो कॉन्शियस माइंड गिर जाता है और आवाज सुनाई दे देता है। हमें लगता है कान से सुन रहे हैं, लेकिन कान से नहीं, वो दिमाग सुनवा रहा है और सुनवाता है। हम डरते हैं, और आगे क्या और बताया गया है, पीछे मुड़ोगे और देखोगे तो सफेद साड़ी में होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, नाखून बड़ा बड़ा होगा, चूड़ी पहने होगी, पैरवा घुटना पीछे घुमा रहेगा एड़ी, हाँ, और आवाज करेगा छन छन, पायल आवाज करेगा। तो जैसे ही पीछे देखता है और कॉन्शियस माइंड गिर गया है, और मैंने सब कॉन्शियस माइंड की खासियत दूसरी क्या बताई, वो है क्या है, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर की भांति, जैसे प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट किया रहता है जो चीजें, वो सामने फोकस मारता है, उसी तरीके से नंगी आंखों से सामने फोकस मारता है। कॉन्शियस माइंड है इसीलिए आंख बंद करके रसगुल्ले को देखे, लेकिन कॉन्शियस माइंड जब गिर जाएगा ना, तो सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से रियल में, जैसे पर्दा पे दिखा देता है ना कोई चीजों को रियलिटी में, उसी तरीके से दिमाग भी उस इमेज को सामने तैयार कर देता है, क्योंकि आपने सब शब्दों में सुना है और उसने इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो सामने वो चीजें नजर आ जाती हैं। इसी तरीके से दिखता है भूत, डरे हुए व्यक्ति को भूत दिखता है। इसी तरीके से जब व्यक्ति, साधु लोग गांजा फूकता है ना, तो कॉन्शियस माइंड गिरता है, और जिस भी देवी देवता का वो उपासना करता है, वो सामने भगवान भी प्रकट हो जाता है, जैसे भूत प्रकट हुआ था। और मुझे लालगंज में यहाँ पे लोग मिले थे नदी पार के, एक व्यक्ति था, बोलता है हमने शिव को और गणेश को तो घर में बांध करके रखा हुआ है, हम तो जब बोलते हैं लक्ष्मी आ जाती है, पार्वती आ जाती है, मेरा पैर दबाती है, तो ये वो, हमने बोला ठीक है, गांजा मार मार के तो बैठा हुआ था। तो वैसे लोगों को नजर आ सकता है, क्योंकि जब मार करके बैठते हैं गांजा और भांग, तो कुछ ज्यादा ही नजर आता है, तो जो भी इमेज बनाएंगे वो सामने आ जाता है। इसीलिए मुझे ये लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके से भूत और भगवान नजर आता है। ये सारा खेल किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का है, और आपके ही दिमाग का सारा खेल है, इसीलिए इससे भागने का नहीं। अब बुद्ध का कहना है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के लोग कहते हैं, अरे भाई उस लड़की के अंदर में वो तो कमजोर है, लेकिन वो 4 लड़कों को कैसे संभाल ली? जब उसके अंदर भूत आया था तो 4 लड़का उसको पकड़ नहीं पाया, और चारों को ढकेल देती है। ये कैसे होता है? होता है। रेडियो कितने लोगों ने चलाया है? सबने। आप 92.5 FM पे लगाते हो तो रेडियो चैनल दूसरे जगह रेडियो चैनल से एक्टिवेट हो जाता है, चैनल से मिल जाता है ना, उससे जुड़ जाता है। जब 97 पे ले जाते हो तो दूसरे जगह स्टूडियो से मिलता है, 95 पे किसी और स्टूडियो से। जो अलग अलग स्टूडियो से आप कनेक्ट हो रहे हो, उसका कनेक्टर कौन सा है? कनेक्ट होने का जो तरीका कहाँ से है? रेडियो। उसी तरीके से बुद्ध ने बताया कि ये दिमाग जो है हमारा कंट्रोलर, ये सेट करता है कि हम कैसी एनर्जी और कैसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी यही है और कहीं नहीं है। तो जैसे ही हम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में,
तो नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और 10 गुना ज्यादा शक्तियां हमें मिल जाती है, 10 टाइम्स शक्तियां मिल जाती है। कोई व्यक्ति, जितने भी मर्डरर है और जितने भी रेपिस्ट है, उन लोगों से जब दलीलें पूछी गई हैं कोर्ट में, तो उन्होंने यही बात कहा है, पता नहीं जज साहब, मैं मर्डर नहीं करना चाहता था लेकिन कैसे कर दिया। ठीक है, मैं ये लड़की को चाहता था लेकिन मैं मर्डर नहीं करना चाहता था, रेप नहीं करना चाहता था। आखिर में वो करवाया किसने? लोग कहते हैं उस समय कि भूत ने करवाया है। ऐसे समय में लोग कहते हैं कि भूत ने करवाया है। एक्चुअल में भूत नहीं होता है। हम जितना ज्यादा इच्छा प्रकट करते हैं, वही मैंने कहा ध्यान, मेडिटेशन। तो ध्यान होता क्या है कि अगर मैंने आपका मर्डर करने के बारे में बार बार सोचा कि मुझे इनका मर्डर करना है, मर्डर करना है, मर्डर करना है, तो ये हो गया एक मेडिटेशन। अभी मैं बुद्ध को सम्यक ध्यान की बात नहीं कर रहा, ध्यान की बात कर रहा है। बुद्ध ने उसे सम्यक ध्यान कहा है जो वो कहते हैं, तो ये है ध्यान। तो हम क्या किए, ध्यान के बदौलत जो इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा इनका मर्डर करना है, इतना ज्यादा इच्छा को प्रगाढ़ किया इनका मर्डर करने का कि हमने उस इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर दिया। और सबकॉन्शियस माइंड अब क्या करता है, वो रेडियो की भांति, वो अब पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी से उसे कनेक्ट होना है, तो नेगेटिव एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाता है। और जब कनेक्ट हो जाता है तो वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। मतलब हमने जो इच्छा पाला था वो 10 टाइम्स मोर हो जाता है और हम इनका मर्डर जाकर के कर देते हैं। जैसे ही मर्डर कर देते हैं तो वो काम, पावर का, ऊर्जा का जो काम था उसने कंप्लीट, क्योंकि हमारा इच्छा समाप्त हो गया। अब वो रेडियो का चैनल बदल जाएगा, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल होता है और जब हम होश में आते हैं, कॉन्शियस माइंड अब एक्टिवेट हो गया, सब कॉन्शियस हटा, कॉन्शियस आ गया, तो अब क्या होगा, अरे कैसे मर्डर हो गया। अब वो रोता है, हमने तो नहीं किया था, हम तो सोचे भी नहीं थे मर्डर करना, हो कैसे गया। ये सारा खेल वहां का है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी घटनाएं घटती हैं उसका सारा का सारा दारोमदार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने अपने अंदर में इच्छा प्रकट किया था मर्डर करने का, तुमने अपने अंदर इच्छा प्रकट किया था रेप करने का। अगर इच्छा प्रकट ना करते तब तक तुम ये काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए भूत मतलब नेगेटिव एनर्जी को भी तुम ही आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो, और पॉजिटिव एनर्जी मतलब देव आत्मा को भी तुम ही अट्रैक्ट करते हो। तो बुद्ध ने सारा दारोमदार किसके ऊपर लाकर डाल दिया, व्यक्ति के ऊपर, कि तुम ही नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, तुम ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, तुम ही किसी का रेप करने के बारे में इच्छा प्रकट की है, और तुम ही ने अपने मन में इच्छाओं को डाला किसी को मर्डर करने के लिए। इसीलिए सारा का सारा जोर किस पे है, व्यक्ति के ऊपर, स्वयं के ऊपर। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये जो मन है, इसको मन के मुताबिक नहीं चलने देना है, मन के मुताबिक नहीं चलना है। मन है ड्राइविंग सीट पे और चेतना हमारे अंदर दो है। कौन कौन, कॉन्शियस चेतना और एक मन, माइंड। तो माइंड जो मन है वो हमारे शरीर को चला रहा है, वही ड्राइविंग सीट पे बैठा है। और उसका खासियत क्या है, वो कभी जाकर के कहीं ठोक देता है, कभी जाकर कहीं ठोक देता है और हमें दुख मिलता है, और कॉन्शियस को पीछे बैठाए हुए। तो मेडिटेशन के दम पे हम क्या करते हैं, मन को चैलेंज दे करके पहले उसे हराना होता है, और हराने के बाद मन को कहते हैं भाई तू आकर के पीछे बैठ, और अब कॉन्शियस इस शरीर को चलाएगा, तो जाकर के अच्छे से चलेगा। कॉन्शियस की खासियत है कि वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भी आप गलत काम कर रहे हो, आपके अंदर से एक बार आवाज आता है कि ये गलत है। आप चाहे बाथरूम में कुछ कर रहे हो या बाहर कुछ कर रहे हो, अंदर से एक बार जरूर आवाज आएगा कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप ये चीजें, 2 मिनट, अभी सवाल नहीं, अभी मुझे बोलने दीजिए, सवाल लास्ट में होगा। तो ये सारी चीजें होती, तो हमारा सारा का सारा कंट्रोल कौन है, हमारा खुद के ऊपर है। इसीलिए मन का स्वभाव अनुशासित होना और संकल्पित होना नहीं, मन का स्वभाव संकल्पित और अनुशासित होना नहीं है, और उसको अनुशासित और संकल्पित तो करना है लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। इसीलिए देखिएगा पूरे भारत में और पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में 45 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं, क्लासेस 45 मिनट्स के होते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद दिमाग, माइंड फोकस करना
बंद कर देता है। इसीलिए मेडिटेशन का अब असर यहाँ पे आता है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन ही 45 मिनट से आगे आपको ले जा सकता है। और जब 45 मिनट से आगे जाएंगे तो जाकर के आप अनुशासित होंगे, क्योंकि मन से विजय करना है ना, मन से जीतना है। और मन के ऊपर जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आप उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो 45 मिनट से आगे जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मन से जीतोगे। और जब मन से जीतोगे तो ही जीवन में सारे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए अनुशासित और संकल्पित होने के लिए आपको लाइफ में मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। अब इस मेडिटेशन को 10 मिनट के लिए मैं आप लोगों को प्रयोग कराने जा रहा हूँ। बाकी के मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है जिसे मैं शिविर में कराता हूँ, लेकिन ये जो बुद्ध ने जो त्रिपिटक में बताया है आनापानसति योग ध्यान, उसे मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ। तो आलती पालती मार करके बैठ जाइए 10 मिनट के लिए।